चलो आज एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना जरा। एक ऐसा जानवर का नाम बताइए जिसको कभी कोई पालना नहीं चाहेगा या कोई पालते नहीं है। कोशिश करो रिकॉल करने का। नहीं, मैं बताया नहीं हूँ, मतलब ऐसे ही मैं पूछा हूँ क्योंकि उसको कुछ बारे में उसके बताने। मतलब एक ऐसा जानवर जिसको कोई पालता जनरली नहीं है और पालना भी नहीं ही चाहेगा। मतलब बहुत अच्छा जवाब दियो। उल्फ सही है। भेड़िया। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? भेड़िया ही बोलते हैं ना। भेड़िया ही बोलते हैं ना उल्फ को। भेड़िया ही बोलते हैं। भेड़िया को कोई नहीं पालना चाहता है। देखो बिल्ली पाल लेगा, शेर भी पाल लेगा, बाघ भी पाल लेगा, चीता वगैरह सब पाल लेगा। इंसान पालता भी है, हाथी पाल लेगा, सब कर लेगा। भेड़िया को नहीं पालने के पीछे कारण है सर, ये ना जिसके पास जाएगा इसका एक अलग अलग कॉन्सेप्ट चलता है इस जानवर का। इस जानवर का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भेड़िया बूढ़ा हो जाएगा तो इसके बच्चे ही सिर्फ शिकार करने जाएंगे और जो भी खाना लाएंगे ना वो पहले इनको देंगे तभी खाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब भेड़िया की एक खासियत है, ये अपने बूढ़े माँ बाप को जब तक नहीं देंगे तब तक ये नहीं खाएंगे, शिकार ही करने जाएंगे, लेकिन सिर्फ उनके जो हैं बस, मतलब उनको देने के बाद। और एक और, अगर मान लो कि इनके बच्चों को कोई लेके जा रहा है या पालने पोसने के लिए, सर सबसे खतरनाक फिर हो जाते हैं और पूरे उस इलाके में सर रौंद के रख देंगे लोग। भयानक इनका अलग होता है। मतलब ये लोग नहीं चाहते कि इनके किसी भी इनके कौम पे कोई थोड़ा भी हमला करे। मतलब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जैसे होता है ना कि आईएएस एस्पिरेंट जो होता है, आईएएस एस्पिरेंट को भी कुछ वैसा ही होना चाहिए कि आपको कोई डिस्टर्ब करे तो तबाह कर दो। डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और तबाह करने का मीनिंग है कि इतना इग्नोर करो कि उसको समझ में आ जाए कि इसके लाइफ में मेरी वैल्यू 0 है, इसीलिए वो डिस्टर्ब ही नहीं करेगा आपको। बाकी कोई आए तो आपको शांत ही रहना। ये कभी शांत नहीं रहेंगे। जैसे रूम पे आए नहीं, बच्चे आ जाते हैं रूम पे कि चलो बात कर लेते हैं थोड़ा। भाई क्यों, मतलब बात करना है तो वो अपना जाओ। तो मेरा तो सब रीसेट है ना, सब बराबर हो चुका था। ठीक है चलिए खैर, एक बार भेज दीजिए। बहरहाल हम लोग प्रियम्बल की कहानी आगे बढ़ाते हैं। एक बार आइए नीचे, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, सभी कोई सुन लो जल्दी से। ठीक है जल्दी जल्दी। पढ़ाऊं आगे? तो प्रियम्बल था और प्रियम्बल में मैंने 2-3 बातें बोली थी, उसको ध्यान से समझ लो। आज कुछ है क्या? कुछ नहीं है। आज मंगलवार है। बजरंग बली का दिन है। तो देखिए सुन लो प्लीज ध्यान से, अलर्ट हो जाओ, सुन लो। आज थोड़ा सा पहले छोड़ूंगा मैं, इसलिए ध्यान से समझ लेना पहले ही अच्छे ढंग से और सतर्क रहना। तो प्रियम्बल का मीनिंग है, हिंदी में तो आपको प्रस्तावना पता है, चलो ठीक है, लेकिन प्रियम्बल में इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको बताया था 2 चीज। पहली बात क्या कि ये प्रियम्बल बना है किसके बेसिस पे? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ 1946 गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू। तो गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू, JLN। ठीक, और ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद इसमें 3 चीज था, नाम क्या क्या था बताना जरा? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर क्या क्या था? ज्वेल, फिर आइडेंटिटी कार्ड, फिर क्या था? हॉरोस्कोपी। ये सब नाम है उनके, कुंडली है सर। आगे अब उसके बाद मैंने बोला कि सर इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, SQDR याद है? इससे पहले मैंने बोला था 1949 26 नवंबर 1949 लागू हुआ था कि अपनाया गया था? एडॉप्टेड। तो ये हुआ था एडॉप्टेड, और 50 में क्या हुआ? इनैक्टेड। यहां तक क्लियर? आगे मैंने बताया आपको कि इसमें 3-4 वर्ड जो जुड़े गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें है SQ, एक तरफ क्या है? DR। तो SQ में क्या था? पहला सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो सॉवरिन का मीनिंग था फ्रीडम फ्रॉम इन्फ्लुएंस, मतलब बाहरी चीजों से, किसी भी देश से कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। यहां तक क्लियर है? तो फ्रीडम फ्रॉम इन्फ्लुएंस। दूसरा सॉवरिन के बाद क्या बताया था? सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट में क्या बोला था आपको कि सर सिंपल एक ही तरीका है कि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट को समझोगे तो सब संसाधन पे हक जब सरकार का हो, गवर्नमेंट का हो, तो उसको क्या बोलेंगे? सोशलिस्ट। और जिसपे हर इंडिविजुअल का अपना अलग, मतलब एक पर्टिकुलर आदमी का हक हो, उसको क्या बोलेंगे? कैपिटलिस्ट।
सोशलिस्ट का मैंने फायदा नुकसान आपको बता दिया था कि सोशलिस्ट में कॉम्पिटिशन इसलिए नहीं होता क्योंकि सरकार लेके और सबको उन लोग को भी देती है जिनके पास खाने के लिए नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं कंपटीशन को खत्म कर देता है। और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इंसान सोचता है कि जब हम बिना मेहनत के हमको मिल जा रहा है तो फिर मेहनत करके क्या फायदा है। उसके बाद मैंने बताया सेकुलर, सेकुलर याद है? अरे है ना? तो मैंने आपको सॉवरिन में एक बात पूछा था कि आर वी सॉवरिन? यस वी आर सॉवरिन, बट द वे वी आर सॉवरिन इज टोटली चेंज्ड। हम सॉवरिन हैं बट जिस ढंग से हैं वो पूरी तरह से बदल चुका है। सोशलिस्ट में भी सेम, सोशलिस्ट हैं बट आजकल कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी कंट्री या तो पूरी तरह से सोशलिस्ट हो सकता है या पूरी तरीके से क्या हो सकता है, कैपिटलिस्ट। सुनो ध्यान से। अब आगे उसके बाद मैंने बताया आपको कि सर सेकुलर, सेकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकुलर में मैंने आपको बताने के लिए 2-3 टर्म्स बताए थे। पहला क्या, एक तरफ था क्या थेस्ट, दूसरी तरफ एथेस्ट और बीच में क्या था एग्नोस्टिक। सुन रहे हो? जोर से बोले ऐसा ना। तो थेस्ट, एथेस्ट और बीच में क्या है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मीनिंग था कि सर देखिए हम माने या नहीं माने कोई दिक्कत नहीं है, आप मानो या नहीं मानो उससे हमको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो सर सिंपल से मीनिंग है आस्तिक नास्तिक और बीच में एक हो गया। अब इसके बाद मैंने बोला इधर थीस्ट स्टेट, एक ऐसा कंट्री जहां पे उसका कोई ऑफिशियल धर्म हो। कौन सा कंट्री था? सऊदी अरबिया। उसका ऑफिशियल धर्म इस्लाम है और वहां पे जो भी नियम कानून बनते हैं वो इस्लाम को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। कहां पे? सऊदी अरबिया में। पहले यहां तक क्लियर है? दूसरा पॉइंट, अब इधर आते हैं सेकुलर में। तो सेकुलर में मैंने बोला था सेकुलर का एक ही मीनिंग है क्या कि सर धर्मनिरपेक्ष। और धर्मनिरपेक्ष का क्या मीनिंग है कि सर कोई भी ऐसा कंट्री जो किसी को भी ऑफिशियल धर्म नहीं मानता हो, कोई ऑफिशियल धर्म नहीं हो। और लॉ ग्रेटर देन रिलीजन होगा कि रिलीजन ग्रेटर देन लॉ? लॉ ग्रेटर देन रिलीजन। जबकि सऊदी अरबिया में क्या ग्रेटर होगा? रिलीजन इज ग्रेटर देन लॉ। यहां तक क्लियर? आगे आए तो सर सेकुलर के अंदर 2 मैंने बोला, एक एक्टिव एक पैसिव। एक्टिव किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे जिसमें सर हर धर्म को बराबर प्रमोट किया जाता हो। और बिल्कुल जैसे मैंने बोला कि ऑफिशियल धर्म कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन जो भी धर्म है उसके बाद उन सारे धर्म को क्या करेगा? बराबर प्रमोट किया जाएगा। यहां तक सुन रहे हैं? और बराबर प्रमोट किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी कंट्री है जिसको बराबर प्रमोट नहीं करते या किसी कंट्री को ज़्यादा ध्यान में रखते, जैसे यूएसए, फ्रांस मैंने बोला था। तो यूएसए और फ्रांस में अधिकतर समय इस्लाम को और उस चीज़ को बराबर नहीं माना जाता है दर्जा, उसके कुछ एक्टिविटी से पता चलता है, लेकिन ऑफिशियली कभी वो लोग बोलता नहीं है। तो एक्टिव का मीनिंग है जब सारे धर्मों को बराबर प्रमोट किया जाए। पैसिव का मीनिंग है जब सारे धर्मों को बराबर प्रमोट नहीं किया जाए, किसी एक धर्म को पर्टिकुलर प्रमोट कर दिया जाए। जैसे यूएसए में क्रिश्चियनिटी को खूब प्रमोट किया जाएगा, यूके में भी क्रिश्चियनिटी को खूब प्रमोट किया जाएगा। और वहाँ पे बहुत नस्ल भेदीय टिप्पणी भी होता है। वहाँ पे ब्लैक और वाइट के बीच में हमेशा से ऐसा इतना जल्दी खत्म नहीं होता है भेदभाव। वहाँ पे एक मैंने बोला भी था आपको कि एक ब्लैक लाइफ मैटर एक आंदोलन शुरू हुआ था। उसमें गोरे पुलिस वाले ने एक काले आदमी को सर सिर्फ पैर से दबा के कुचल के मार दिया था बीच रोड में, पुलिस वाले ने। उसके लिए सर वहाँ पे एक विद्रोह शुरू हुआ था जिसको बोलते थे ब्लैक लाइफ मैटर, कि हमारी भी जिंदगी है सर। और ये बहुत बड़ा आंदोलन था सर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने बोला इंडिया में, आपको क्या लगता है इंडिया में नस्ल भेदी नहीं होता है? होता है सर, इंडिया में भी बहुत भेदभाव होता है काले गोरों के बीच, ऐसा नहीं कि नहीं होता। बस हम उस तरीके का भेदभाव नहीं करते जिस तरीके से अमेरिका और यूके में होता है। क्यों? क्योंकि लड़ने के लिए हमारे पास उसके अलावा पर्याप्त कारण और भी हैं। अरे हमको धर्म जाति से फुर्सत मिलेगा तब ना हम उस पर करेंगे। तो पहले तो धर्म जाति पर लड़ते रहते हैं, जब वो सब खत्म हो जाएगा तो फिर उस पर भी लड़ लेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ पे ब्लैक लाइफ और ब्लैक और वाइट में बहुत भेदभाव होता है, बहुत ज़्यादा। बराक ओबामा बने, यहाँ देखिए ना इंडिया में मायावती अगर मान लीजिए छोटी कास्ट से हैं, ब्लैक हैं, अगर वो बन गई तो लोगों को दिक्कत हो जाता है। लेकिन बराक ओबामा अमेरिका में बने तो लोग खुश हैं। ये कुछ वैसा ही बात है कि हमारे यहाँ अगर कुछ हो रहा है तो गलत है, पड़ोस में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम फिर सपोर्ट करते हैं कि नस्ल भेदी। देखिए बराक ओबामा बन गए और हमारे यहाँ जब कोई काला बनता है तो हमको रिजर्वेशन, आरक्षण और उसी तरह से सेम चीज़ है। तो कहने का लॉजिक सिंपल ये है कि सर ध्यान रखिएगा सेकुलर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और आपको बहुत ज़रूरी, बहुत जल्दी, मतलब हर जगह आपको यूज़ करना ही पड़ जाएगा, हर जगह, चाहे वो इंटरव्यू से उससे पहले, हर जगह। नेक्स्ट मैंने बोला था डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक में समझा चाहिए था, लेकिन फिर भी एक बार और मैं बता देता हूँ और आप ध्यान से समझ लीजिए। तो डेमोक्रेसी में क्या बोला था कि सर इलेक्शन डायरेक्टली, मैंने 2 पार्ट बोला था। एक क्या बोला था? डायरेक्ट इलेक्शन, सॉरी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और क्या बोला था? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या पढ़ाया था आपको? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मीनिंग था R²IP, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट।
तो रेफरेंडम का भी मीनिंग जनमत संग्रह आपको बता दिया था। रेफरेंडम को प्लेबिसाइट से कनेक्ट करना, तो मैंने बोला था रेफरेंडम में वहां के लोगों से पूछा जाता है, वहां के लोग बोलेंगे तो गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। लेकिन प्लेबिसाइट में क्या होता है, वहां के लोगों को अगर थर्ड पार्टी से पूछ के, थर्ड पार्टी ने राय लेकर गवर्नमेंट को बोला है, जैसे इन जम्मू कश्मीर के एग्जांपल में बोला था कि जम्मू कश्मीर में यूएन मौजीब बना था, तो यूएन मौजीब जब बना था, ध्यान से सुन लेना, तो यूएन मौजीब ने अपनी एक राय रखी। तो जब यूएन मौजीब ने एक राय रखी तो हुआ क्या, हम चाहे तो उसको मान भी सकते हैं या फिर नहीं मान सकते। तो रेफरेंडम और प्लेबिसाइट का मीनिंग ये है कि रेफरेंडम का मीनिंग होता है जनमत संग्रह का मीनिंग कि जब वहां की जनता खुद बोले कि हम ये चाहते हैं और सरकार को ये मानना पड़ेगा। लेकिन प्लेबिसाइट में थर्ड पार्टी जनता से पूछकर बताती है और पूछने के बाद गवर्नमेंट पे निर्भर करता है कि वो बात को मान भी सकती है या नहीं भी मान सकती है। इसलिए मैंने आपको बोला था रेफरेंडम कैन बी प्लेबिसाइट बट प्लेबिसाइट कांट बी रेफरेंडम। अब आगे उसके बाद मैंने आर स्क्वायर इनिशिएटिव बोला था और उसके बाद इनिशिएटिव के बाद आपको रिकॉल बोला था। तो आपको ऑलरेडी बोला था कि जब आप रिकॉल उसको बोलते हैं जब आप बोले किसी ऑफिसर को रिजाइन कर दो, जैसे एमजे अकबर की बात मैंने आपको बताई थी। इनिशिएटिव में आपको क्या बोला था, अन्ना हजारे वाला लोकपाल बिल करप्शन के अगेंस्ट पास हुआ। अरे सुन रहे हो ना, आज सब लग रहा है कि सर ये लास्ट ही दिन है आज जीवन का, कल बस हम नहीं आने वाले, कल हमारा छुट्टी कर देना। एक वीक में मतलब आज अधिकतर लोग मान के चले थे कि आज छुट्टी है, अधिकतर लोग, मुझे पता था। अब कुछ लोग वही मैंने बोला ना कि फोन में सुबह 4:30 में फोन करके पूछ रहा सर आज क्लास है, तो उसका मीनिंग क्या है, मतलब भाई 2:30 बजे सोया था मैं यार, तो 2:30 बजे सो के 4:30 सर जी क्लास है, बोले नाम बताया उसने, कुछ हमको ध्यान नहीं था, अब मुझे याद आया लेकिन अब मैं बोल नहीं सकता। अब सर 4:30 में क्लास है, अब मैं कहा यार गजब आदमी। उसके बाद 4:30 में उठा, मैं बोला भाई क्लास होगा, फिर उसके बाद पता नहीं शायद उसका बाद में कॉल आया कि क्लास है, तो हम समझ गए आज नहीं आएगा। और हमारा आइडिया लगा लिए कि नहीं आएगा। अब जो नहीं आएगा आप मत उसको जज कर लेना कि कौन है, लेकिन समझ गया मैं। अब इधर आप उसके बाद हाँ एग्जैक्टली, ताकि हमको, क्योंकि अधिकतर को ही लग रहा था आज मंगलवार है और हमको और सर को बुखार है। भाई हमको, आप सोचे प्रियम्बल खत्म करके आपको रेस्ट दे देंगे ना, ठीक है, क्योंकि प्रियम्बल आधा अधूरा छोड़ेंगे ना तो उसका कनेक्टिविटी नहीं बैठ पाएगा। इसीलिए मेरा खुद बॉडी बहुत, मेरा पूरा एकदम पेन कर रहा है उधर से वाला, वो पेन शुरू हो गया ऐसे ही। हम आज सुबह का भी क्लास लेना चाहते थे, लेकिन फिर उसमें भी वही प्रॉब्लम था, क्योंकि उसमें जो चीज़ लेना चाहता था अगर छोड़ देता तो फिर उसको कनेक्ट करने में दिक्कत होता। इसलिए आप लोगों को भी कष्ट दिया हूँ कि आ जाओ, आके आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, एहसान किए मेरे पे, थैंक यू सो मच। आप लोग नहीं आते तो बेकार हो जाता। तो कुछ लोग मैसेज भी कर रहे हैं, सर आज ट्यूसडे है। याद नहीं है आपको, हम याद दिला रहे हैं। नहीं मतलब ठीक है, अच्छी बात है, आप ध्यान रखा करिए, इस बात को ध्यान रखना है। आइए इधर, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं ना आगे। तो अभी तक तो हताश आप लोग हो कि कायला बुला लिया, आप बोले थे मंगलवार को छुट्टी देंगे। कल दे देंगे पक्का, कल हम भी थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, फिर हम लोग उसके बाद नए एनर्जी के साथ थर्सडे से शुरू करेंगे। देखिए तो अभी बस लास्ट बार आ गए हो तो थोड़ा सा बस जान दिखा लो, कल छुट्टी है, कल मीट उठ खा लेना और परसों आ जाना। SQDR में आपको बता दिया सोवरिन सोशलिस्ट बताया था ना, सेकुलर और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। रिपब्लिक में आपको सर इधर सॉरी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपको 3 चीज बताया था, हेड ऑफ स्टेट इज इक्वल टू हेड ऑफ गवर्नमेंट, अरे याद है, प्रेसिडेंशियल, फिर क्या बताया था पार्लियामेंट्री, और फिर क्या था सेमी प्रेसिडेंशियल, अरे बताया था ना जी। उसके बाद अब आते हैं रिपब्लिक पे। तो रिपब्लिक में मैंने सिंपल बोला था जो पार्लियामेंट्री है उसी के अंदर जहां जहां प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, रिपब्लिक। तो जरूरी है कि अगर पार्लियामेंट्री के अंदर इलेक्शन हो रहा है तो उसको पार्लियामेंट्री रिपब्लिक बोलेंगे, और जब वहां प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होगा तो पार्लियामेंट्री मोनार्क बोलेंगे, जिसका एग्जाम्पल कौन था, यूके। अरे को बुझा रहा है। बाकी क्या हम यूएसए में प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि यूएसए रिपब्लिक कंट्री है, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? अरे क्या नहीं बोलेंगे, यूएसए में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। रिपब्लिक का एक ही कंडीशन है कि राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए, चाहे डायरेक्ट चाहे सर, वहां तो राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा है, कहां पे, यूएसए में। और जब राष्ट्रपति को आप अकेले इतना सिंगल हैंडेड पावर दे रहे हो तो उसको चुनोगे नहीं क्या, और उसको डायरेक्ट चुनोगे कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट चुनोगे। क्यों? क्योंकि सर प्रेसिडेंट वहां पे सब कुछ है, हमारे यहाँ तो कौन सब कुछ है, पीएम। जब पीएम सब कुछ है तो क्या हम डायरेक्ट नहीं चुनते, बिल्कुल डायरेक्ट चुनते हैं। लेकिन सर प्रेसिडेंट जब डायरेक्ट रहेगा तो प्रेसिडेंट चुने, इसलिए मैंने बोला सेमी प्रेसिडेंट। यहां तक क्लियर है? तो सर आपका ये वाला पार्ट हो गया क्लियर। देखो SQDR, इसमें कोई आपत्ति है? ये खत्म। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अब उसके बाद आगे बढ़िएगा। और याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा ना नागरिकता, सिटीजनशिप वगैरह, वहां पे बहुत जरूरी पड़ेगा ये।
अब एक ऐसे लिखो, हेडिंग डालो एक बार और, ऐसे लिख लो, प्रियम्बल लिख के बीच में डालो एक बार और प्रियम्बल में कुछ बातें लिख लो। प्रियम्बल में एक तरफ ऐसे एक तरफ ऐसे कर लो, ठीक है। यहां पे लिख लेना क्या, ऐसे लिख लेना, पूरा लिखना, हम शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं, आप ऐसे लिखना, सोवरिन सोशलिस्ट, चलो लिख ही देते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरिन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और उसके बाद एक और वर्ड उसमें है, अरे जो छूट गया वो लिख लो, सेकुलर। ठीक है, हम तो लिखने ही वाले नहीं थे, मन था ऐसे लिखने का खाली, टेस्की डियर, ठीक है। इसमें ऐसे लिख लेना, एक पॉइंट यहाँ पे ऊपर में लिख लेना, ये है स्टेट रिलेटेड, ये पूरे एक तरीके से स्टेट रिलेटेड है, कंट्री एक तरह से, एक पूरा कलेक्टिव फीलिंग आता है, कलेक्टिव भावना आता है, सेकुलर हैं हम, धर्मनिरपेक्ष हैं। और इधर लिख लेना इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, या फिर पीपल सेंट्रिक, पीपल सेंट्रिक, सेंट्रिक जानते हैं ना, केंद्र में, पीपल सेंट्रिक। तो क्या क्या है इधर, तो इधर पहला लिखना सबसे फर्स्ट, जस्टिस, जस्टिस, लिबर्टी, ठीक है, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस, लिबर्टी, लिबर्टी जानते हैं ना, आजादी, बोलो आजादी, लिबर्टी, उसके बाद क्या, इक्वालिटी, और उसके बाद फ्रेटर्निटी। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस का मीनिंग क्या है, न्याय। लिबर्टी मतलब आजादी, लिबर्टी का शोरूम तो देखे ही होंगे आप लोग, कितने लोग देखे मोतिहारी में, किसको को पता है, मतलब मुझे नहीं पता इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सच्ची में। लिबर्टी का मतलब शोरूम, शोरूम इन द सेंस करेंगे लिबर्टी का, जो भी मतलब मोतिहारी में पता है ना, गांधी चौक पे, हाँ गोलंबर पे ही है, वहीं पे है, लिबर्टी का है वो, जाइएगा, वो लिबर्टी का है, बहुत पुराना है वो, काफ़ी पुराना मतलब। ठीक है, मैं इसलिए कर रहा हूँ प्रचार, ब्रांड एम्बेसडर तो हूँ नहीं मैं, और ये बनाएगा क्यों हमको, जहाँ के आप हैं वहाँ के बारे में थोड़ा बताते रहिए कि मोतिहारी में ये भी है, ठीक है। बम्बई में कावा गाना सुने हैं, ये देखो ये सबको। इधर इंडिविजुअल और पीपल सेंट्रिक, मतलब जो पीपल के केंद्र में हो, पीपल सेंट्रिक मतलब यहाँ पे तो पूरा एक कलेक्टिव फीलिंग आ रहा है। जैसे देखो न्याय, तो न्याय तो एक आदमी को भी मिल सकता है, एक कम्युनिटी को भी मिल सकता है, पूरे को मिल सकता है। तो यहाँ थोड़ा इंडिविजुअल फीलिंग आ रहा है, अपनापन, मतलब एक एक का फीलिंग आ रहा है। यहाँ पे कहाँ अपनापन का फीलिंग आ रहा है, सॉवरिन संप्रभु पूरे देश, सोशलिस्ट पूरा देश, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष पूरा देश, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यहाँ पे एक देश, स्टेट रिलेटेड, मतलब पूरा एक देश का भावना फीलिंग आ रहा है। और यहाँ थोड़ा सा क्या फीलिंग आ रहा है, अकेलापन, एक एक आदमी का। जस्टिस तो एक आदमी को भी मिल सकता है, लिबर्टी आजादी, इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, तो थोड़ा यहाँ पे एक इंडिविजुअल फीलिंग हो रहा है, जहाँ पे लोगों को केंद्र में रखा जा रहा है। यहाँ पूरा देश केंद्र में है, यहाँ पे सिर्फ लोग केंद्र में। पहले लिख लिए, तो हम लोग ये तो पूरा पढ़ ही चुके हैं ना जनाब। तो स्टेट रिलेटेड क्लियर है। अब आपको क्या हेडिंग डालना है, इंडिविजुअल रिलेटेड, और इंडिविजुअल रिलेटेड में पहले डालना है जस्टिस। डालिए जल्दी, यही पढ़ाना था, इसीलिए मैं सोचा हूं कि कंप्लीट कर लेता हूं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। जल्दी लिखिए, जस्टिस। गधा जानते हैं आप लोग, गधा कौन नहीं जानता है, सब जानता है, मैं भी जानता है तो बता देता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। गधा में खासियत होता है, वो तभी काम करता है जब उसको धोबी धो देता है, उसको पीटता रहेगा, दौड़ता रहेगा, पीटता रहेगा, नहीं तो सर वो आगे नहीं बढ़ेगा। और घोड़ा में क्या खासियत है, घोड़ा में एक खासियत है कि घोड़ा सर काम करता है अपना, मतलब उसको ज़्यादा नहीं करना पड़ता, वो रेडी रहता है हमेशा, चलो कूद के आते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आप सोचिए महाराणा प्रताप का घोड़ा फेमस था कि गधा? घोड़ा तो कहा जाता नहीं कि महाराणा प्रताप का घोड़ा सा एकदम छलांग मार देता था। तो लॉजिकली कहने के मैंने, जो इंसान जो स्वयं से काम करता है, जैसे एक फिलॉसफी है, सुनो, उसको बोलते हैं एग्जिस्टिस,
मतलब एग्जिस्टेंस के ऊपर एक है अस्तित्ववादी का सिद्धांत। उसमें कहा गया कि फिलोसफर ने कहा, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्ग ने, बहुत आगे पढ़ाऊंगा एथिक्स में भी। उसने कहा क्या कि इंसान जो है वो इंसान आजकल है ही नहीं, इसलिए क्योंकि इंसान सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु है जो इंसान की खासियत नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान, देखो, वस्तु के बनने से पहले, जैसे मार्कर जब बन रहा था तो ये हमको पता था कि मार्कर का इस्तेमाल कहाँ होगा, अरे है ना, जो बनाने वाले को तो ये बात पता था कि सर सिंपल सी बात है, इसको सर लिखने में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इंसान जब जन्म लेता है तो ये तो पता नहीं होता है कि किस लिए उसको सर लिया जाए, उसमें हजारों लाखों संभावनाएं होती हैं। इसीलिए अगर आप खुद से काम नहीं कर रहे हो और खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो आप बस एक वस्तु हो, आप एक प्रोडक्ट हो। जो आपको इंसान नहीं बनाता है, जानवर किस्म का बनाएगा। तो कहने का लॉजिक क्या है, जानवर भी नहीं सर, अब क्या है, एक प्रोडक्ट है जो सिर्फ इस्तेमाल होने आए हैं। ये जरूरी बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं। आपको मैंने एक बार परशुराम जी का कहानी बताया था आपको, तो जिसमें मैं बोला था कि उनके पापा ने क्या बोला था कि उनको लगा कि उनके वाइफ पे संदेह है, तो अपने बेटे को बोला, तो उन्होंने जाकर अपनी माँ का गर्दन काट कर लिया है परशुराम। तो मैंने बोला था कि ये जरूरी नहीं है कि हर कोई सही होगा, इसलिए मैंने आपको बोला कि इस दुनिया में भले ही डिसीजन खुद से लो, हारो जीतो, फिर गिरो उड़ो, मतलब, लेकिन आप ये मत सोचो क्योंकि दूसरे पे आधारित हो, क्योंकि आप दूसरे पे जब तक आधारित रहोगे तब तक आपको तकलीफ होगा, और वो इंसान का गुण नहीं है। इसीलिए अगर आप खुद से कर रहे हो और फेल भी हो रहे हो, लेकिन खुद से डिसीजन ले रहे हो, ट्राई करते रह रहे हो, तो आप इंसान हो, नहीं तो बस एक प्रोडक्ट हो जो सिर्फ इस दुनिया में यूज होने आए हो। बस कुछ बुझा रहा है? चलो अब आगे आओ। नेक्स्ट, जस्टिस पे लिखो, हेडिंग डालो जस्टिस, और जस्टिस में पहला लाइन लिखो, सबसे फर्स्ट लाइन, सबसे पहला लिखो, टू क्योर। क्योर कैसे लिख लीजिएगा, लिखे लीजिएगा। जैसे प्योर होता है तो प्योर में पी होता है, क्योर में सी लगा दीजिए, तो लिखिएगा टू क्योर दी, टू क्योर दी एब्सेंस ऑफ फेयर एक्सेस, टू क्योर दी एब्सेंस ऑफ फेयर एक्सेस। टू क्योर दी एब्सेंस मतलब कि अगर किसी के साथ, सर जस्टिस क्या है, जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको क्या मिले, न्याय। तो ही बोला है उपचार करना, टू क्योर, उपचार करना। क्योर मतलब क्या होता है, उपचार करना। टू क्योर द एब्सेंस ऑफ फेयर एक्सेस, जिस किसी को भी बराबरी का हक नहीं मिला है या जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको आप न्याय दिला दिए तो जस्टिस हो गया। प्रीलिम्स में यही बस पूछेगा पहला लाइन, तो इसलिए हाईलाइट कर लीजिएगा इसको। जितना भी बोला हूं सब का पहला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट आगे, अब मुझे एक बात बताओ, जस्टिस क्या एक ही तरीके का हो सकता है कि अलग अलग हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। किसी को सर इकोनॉमिकल जस्टिस नहीं मिला, आर्थिक न्याय नहीं मिला। किसी को सोशल जस्टिस नहीं मिला, उसको सर वो काला था उसको भेदभाव किया, या शूद्र जाति का था तो बराबर का हक नहीं मिला। तीसरा क्या हो सकता है, अलग अलग टाइप का जस्टिस हो सकता है, हाँ है ना। जो तीन इंपॉर्टेंट जस्टिस है, एक पॉलिटिकल जस्टिस भी हो सकता है। तो पहला जस्टिस लिखो, जस्टिस लिखने के बाद पहला लिखो, सबसे फर्स्ट उसी में ए करके लिखना, इकोनॉमिक जस्टिस लिखो। इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय। क्या आपको लगता है कि आर्थिक न्याय मिलना चाहिए? अब देखो कैसे, एक मजदूर जो काम कर रहा है एक दिन में, तो एक मजदूर अगर वो मेल है, पुरुष है, उसको 300 रुपये मिलता है। लेकिन एक औरत उतना ही काम करती है, उनसे ज्यादा करती है, फिर भी उसको 250 मिलता है क्योंकि वो औरत है। तो क्या ये आपको नहीं लगता कि आर्थिक अन्याय है? अरे है ना सर। उस पुरुष से मैंने बोला ना, उस पुरुष तो बीच में लोटो लेके जाएगा, कभी खनियों रगड़ लेगा, वो खनी खा लेते हैं। औरत कंटिन्यू बिना ब्रेक काम करती है, और उसके बावजूद भी पुरुष को 300 मिलेगा और लेडीज को कितना मिलेगा, 200, 250, उससे कम जरूर मिलेगा, चाहे कम या ज्यादा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो लॉजिकली हम क्या बता रहे हैं आपको, अरे सुन रहे हो, क्या ये आर्थिक अन्याय है कि नहीं है? तो सर जब आर्थिक अन्याय है तो न्याय दिलाना भी किसका काम है, प्रियम्बल का, इसलिए वर्ड यूज किया गया जस्टिस। तो सर इकोनॉमिक जस्टिस का मीनिंग क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस का एक ही मीनिंग है, वहां लिखो सिंपल अपने भाषा में कि सर औरत को भी उतना ही मिलना चाहिए जितना एक मजदूर पुरुष को मिलना चाहिए। तो इक्वल वेजेज, वेजेज मतलब क्या होता है, वेज मतलब बताओ क्या होता है?
जो आपको हर दिन का दिहाड़ी जो बोलते हैं कि हर दिन का जो मिल रहा है वेजेस, तो इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। जब कोई उतना ही काम कर रहा है तो उसको बराबर मिलना चाहिए। 8 घंटे काम करे उसको उतना मिलना चाहिए। तो इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। क्लियर है? नेक्स्ट, इकोनॉमिक जस्टिस समझ में आया पहले? पक्का? बहुत बढ़िया, एकदम खूबे बढ़िया से पढ़ रहे हैं आप लोग। बाय गॉड हम भी खुश हैं बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग। ऐसा ही पढ़िए और पढ़ के हम लोग तोड़ देंगे सर, इतिहास रच लेंगे पूरा। बस कंटिन्यू रहिएगा, नहीं तो 6 महीने बाद लगता है जा बैटरी डाउन होने लगेगा। तो उस समय बस एक ही बात सोचिएगा कि जीवन में बचा ही क्या है। हाँ, इक्वल वेजेस पर क्या? इक्वल वर्क। तो तुम शोर मचा लो, हम अलाउ करते हैं। आएंगी और यहाँ गाना गाएगी। इधर देखिए, इक्वल इकोनॉमिक जस्टिस पहले क्लियर हो गया। 6 महीना और है, 6 महीने बाद तुम खुद अपने आप शांत हो जाओगे बस परेशान मत हो। देखो बच्चों का लाइफ आप समझ रहे हैं जैसे स्पेशली लड़कियों का लाइफ देखिएगा। जो बचपन में छोटी लड़की होती है, बच्ची होती है, चाहे वो कोई भी सिस्टर हो चाहे बेटी हो कोई भी हो, तो जब छुट्टी होगी ना देखिएगा खूब मोहल्ले में घूमेगी। जैसे शहर का देखिएगा, खूब मोहल्ले में 3-4 दिन को खूब घूमेगी, साथ ले लेके चल ये धूप। जैसी थोड़ी सी बड़ी होगी उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा उसका आना जाना थोड़ा सा कम होगा। जैसी फिर थोड़ा ग्रोन अप हो गई उसके बाद मोहल्ला से गायब है उसके बाद घर ही में है, फिर घर से बाहर निकलना ही नहीं है। सर सामाजिक दबाव भी बहुत है ना, तो वो सामाजिक दबाव ऐसा है कि आप चाह के भी नहीं कुछ कर पाएंगे। उसके बाद आपको निकलना ही पसंद नहीं होगा। और उसके बाद जैसे आपकी छोटी सिस्टर जब थी तो आपको इस बात पे परेशानी थी कहाँ निकल जाती है, भाग जाती है इधर उधर। और जैसी बड़ी हो जाएगी तब आप छोटी सिस्टर को बोलिएगा यार घर से बाहर भी निकला करो, कम से कम तुम घर ही में रहेगा तो अच्छा भाई हो। तो नहीं तो इधर तो भाई सबका सही होता है। घर से जैसे ही घर से बाहर निकला कहाँ वो बैठा हुआ है ऐसा राक्षस की तरह। अच्छा खुद निकल के बाहर जैसे कोई तकलीफ नहीं है। बहन जैसे निकले कहाँ, 2 चमाट दो, बोलो हम यहाँ जा रहे हैं। लेकिन सर भाई क्या है, डोमिनेंट है। और अब अगर बहन डोमिनेट बनना चाहेगी तो सर मम्मी पक्ष किसका लेगी? भाई का। पापा पक्ष किसका लेंगे? बहन का। ई नालायकी, ई मारा है इसको अभी हम। तो कहने का लॉजिक ये है कि आप लोग उस ढंग से रहिएगा, तुम्हारा भी वैसे ही 6 महीने तक है। 6 महीने के बाद तुम खुद शांत हो जाओगे, समय शांत कर देगा चलो आगे आप नेक्स्ट। तो चले अब लिखिए दूसरा जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस के बाद लिखिए सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। और इस एज में पढ़ने का बहुत एडवांटेज है, फ़ायदा है, समझ रहे, बहुत फ़ायदा है। 12th के बाद जैसे IAS की तैयारी करने का बहुत फ़ायदा है, ये इंसान आपको बना देगा। इसलिए पहले आप देखिएगा बहुत बचपन में ही सब लोग चल जाते हैं ना आश्रम में, गुरुकुल में कॉन्सेप्ट चलता था बहुत बचपन से। राम जी लक्ष्मण जी चाहे जो सब लोग गुरुकुल का है। तो बहुत शुरुआत में जानते हैं इधर का गार्जियन लोग, चूँकि साइकोलॉजी है बहुत लोग जानते हैं। हाँ मैसेज कर लो, मैसेज कर लो इधर देखना, कल से तुम यहीं आगे बैठोगे ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैसेज करिए कहाँ हो तो पहले तो उस समय गुरुकुल में कॉन्सेप्ट सिंपल क्या चलता है कि सर देखो साइकोलॉजी की ये कहता है कि कोई इंसान अगर 5 साल के अंदर ही 5 ईयर से पहले ही, उसको ओपन कर दीजिए थोड़ा, 5 साल के अंदर ही अगर वो कहीं चला जाता है हॉस्टल में या कहीं पे भी, रुक जाओ तो क्या होगा उसको सर रुको तुम, अच्छा चलो खुल गया, धन्य है, चलो खोल दिया आपने, ओपन कर लो। परेशान मत हो, टेंशन मत लो, आराम से खोल लो, चलो थैंक यू। अब इधर देखो, अधिकतर गार्जियन इधर क्या सोचते हैं पता है कि मेरा बच्चा अभी छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तो हॉस्टल में डाल देंगे। अब सुने होंगे कुछ लोगों को, ऐसे हैं नहीं सुने, कुछ लोग को आमतौर पे होता है, कुछ लोग को होता है हॉस्टल में तो ना डालूं ये बिगड़ जाएगी। मेरा अपना अनुमान है क्योंकि मैं भी हॉस्टल में ही बचपन से रहा हूँ, मतलब 3 साल से उससे पहले से ही रहा हूँ। तो सर उसमें मैंने देखा है बचपन में जाने का एक फ़ायदा है, एक रूटीन बन जाता है। 5 साल के बाद अगर आप जाते हैं तो साइकोलॉजी ये कहता है कि फिर उसमें चेंज होना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 साल तक उसके दिमाग में पैटर्न बन गया रहता है बच्चों के। अब जो गार्जियन ने सोच रहे हैं कि तनी बड़का हो जाए, समझदार हो जाए, तनी केस छोटे लगे, अपने से अपन कपड़ा साफ कर ली तब भेजेंगे,
तब तक सर वो केस सोचते सोचते उसके बाद वो उसका कांड हो गया रहता है। अब वो हॉस्टल में जाएगा तो एक ही बार रियल डॉन बनेगा वो, और कुछ नहीं करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? इसीलिए आमतौर पे आप अगर भेजते हैं किसी को तो बहुत पहले भेज दीजिए, 5 साल से पहले, या फिर उसको घर में ही सर बेटर शिक्षा दीजिए। क्योंकि उसके बाद मैंने हॉस्टल में देखा है, मेरा अपना अनुमान है, मैं हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि हॉस्टल में 99% बच्चे बिगड़ जाते हैं। मेरा अपना अनुमान है, और मैंने वही बोला कि लेकिन मैंने जो देखा है सर, इतने सीधे साधे बच्चे आए बाद में मेरे बाद, लेकिन सर वो भयंकर हेडलिस्ट बन के निकला वहां से। भाई गॉड, वो इतना सीधा बच्चा था कि वो सर मतलब क्या बताऊं मैं, और सर वो मेरे सामने साथ में हेडलिस्ट बन के निकला, उसको रेस्टिकेट किया गया। तो मैं मतलब इस बारे में एग्री करता हूँ। और मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि हॉस्टल में, जैसे मैं बोला, मैं तो बहुत 3 साल का था तब से मैं हॉस्टल में रहा हूँ, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि सर मम्मी पापा कुछ अपनी ये भी चीज़ करते हैं कि हमरा से जब संभला तो नहीं किया तो हॉस्टल में संभलाए। कुछ मम्मी पापा भी यहाँ पे ही सोचते हैं कि हमसे संभाल में आ नहीं रहे तो कौन संभालेगा। और हॉस्टल में सर इतना रिस्ट्रिक्ट नियम है कि आप नहीं चाहते हुए भी आप उसको जितना रिस्ट्रिक्ट करिएगा तो साइकोलॉजी में उतना ही परसिस्ट होगा, जितना रोकिएगा उतना ही वो चीज़ करने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पे जब आप सोचिए कॉमन सेंस, जब मम्मी पापा संभाल नहीं पाए तो हॉस्टल वाला कैसे संभाल पाएगा? कॉमन सेंस की बात है, कभी भी नहीं संभाल पाएगा। इसलिए अगर आप शुरुआत में भेजते हैं तो वहाँ का एक फ़ायदा क्या हो जाता है, एक रूटीन बन जाता है, और वो रूटीन काम आता है, बाकी कुछ काम नहीं आता, रूटीन काम आता है। लेकिन अगर जिस हॉस्टल में आज़ादी मिल गया शुरुआत में, जैसे मुझे मिल गया, वो आज़ादी काम करता है। जैसे मैं लाइब्रेरी था कि 24 घंटे में आप रात भर दिन भर लाइब्रेरी पढ़ सकते हैं, ओपन रहता, तो वहाँ कोई नियम नहीं था, आप आराम से दिन रात पढ़ सकते हैं। लैब खुला हुआ है जो पढ़ने वाले उनके लिए, लेकिन वो नियम था कि जो ठीक ठाक है। लेकिन जो 3 साल का बच्चा, उसके लिए क्या दिक्कत है? उसके लिए तो सब खुला है, उसको क्या घंटा कुछ पड़ा है पढ़ने का। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैं 4 क्लास में आया, 3 में आया, 3 में आने के बाद पूरा ओपन रहता था, दिन भर आप आराम से बैठे रहो, कर रहो, तो ये फायदा होता है। लेकिन जब आप रोक लोगे तो बेकार हो जाएगा। इसीलिए घर में माँ बाप अगर जब बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को रोकते हैं, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा बच्चा, उस सक्सेसफुल होने में उसको बहुत दिक्कत होगा। इसलिए आप उसको आज़ादी छोड़िए, उसको खुद गिरने दीजिए, पढ़ने दीजिए, मारपीट भी करे, उसको खुद ही एहसास होगा कि गलत सही क्या कर रहा है। आप अगर उसको सब कुछ बताने की कोशिश करिएगा तो दिक्कत होती है। तो आप लोग हॉस्टल में, अगर आप चूंकि फ्यूचर पेरेंट्स आप भी बनेंगे, तो हॉस्टल में भेजने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा कि हॉस्टल में बनने से पहले ज़्यादातर बच्चे हॉस्टल के आतंकवादी बन जाते हैं। ये दिमाग में जरूर रखिएगा इतना, क्योंकि हर किसी का मेनिया उस तरीके से होता है। अपने पास रखिएगा बच्चों को, उनको एजुकेशन अच्छा दीजिएगा। अगर आप नहीं दे सकते तो फिर दूसरे से उम्मीद भी मत करिएगा। सोशल जस्टिस, सामाजिक अन्याय क्या है? सामाजिक अन्याय सर सिंपल ये है, लिखिएगा, जैसे एक छोटी जाति है, एक बड़ी जाति है, तो सर उन दोनों को क्या है, अलग अलग से भेदभाव जैसे देखा जा रहा है। एक पॉइंट लिख लो सोशल जस्टिस में, उसके बाद आगे बढ़ना। सबसे पहले लिख लो कि कास्ट बेसिस पे इक्वली ट्रीट करना चाहिए। सर आज जैसे कास्ट देखोगे ना, बिहार में तो भरा पड़ा है, बिहार में तो इसका सर एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है। आप कुछ भी काम करने जाइए तो पहले पूछा जाएगा नाम, उसके बाद पूरा नाम, उसको जाति जानना है तो क्या लिखिएगा, सिंपल ऐसे लिखिएगा कि सर जाति पे भेदभाव अगर होता है तो उसको न्याय दिलाने का काम सोशल जस्टिस करेगा। जाति पे भी हो सकता है, धर्म पे भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो सामाजिक न्याय क्या है? जब किसी को जाति, धर्म या किसी भी चीज पे भेदभाव किया गया, रंग भेद पे, आप काले हैं, आपको बस कंडक्टर ने नहीं बैठने दिया, तो सर वो आपको न्याय कौन दिलाएगा? सोशल जस्टिस। तो सामाजिक न्याय आपको मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड लिखिए पॉलिटिकल जस्टिस, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन लिख लो। पॉलिटिकल जस्टिस, कोई एग्जांपल मुझे बताएगा? पॉलिटिकल, राजनीतिक न्याय क्या है सकता है? राजनीतिक न्याय या अन्याय, कोई एग्जांपल सोच सकते हो? सोचो 1 मिनट, थोड़ा रट्टू तोता क्यों बनना है। पॉलिटिकल जस्टिस का ऐसा मीनिंग समझो। देखो सर, लोकसभा में या राज्यसभा में ज़्यादातर तो पुरुष ही हैं, आपको पता, आप आगे डिटेल पढ़ाऊंगा मैं आपको, पार्लियामेंट में जब पढ़ाऊंगा बताऊंगा। वहाँ पे मात्र सर अभी चेंज होकर 9% जिस समय शिक्षित था ना, वो तो अलग है, मात्र 9% महिलाएं पार्टिसिपेट करती थी, जो अब बढ़कर 16-17% हुआ है। तो आज़ादी 75 साल मिलने हो गया, लेकिन आज भी महिलाओं का मात्र 17% रोल है राजनीति में। आपका राजनीति में कहाँ एक इक्का दुक्का लड़की औरत जानते हैं, एक इंदिरा गांधी, गिन चुन के वही नाम है, वो ध्यान में आता है दूर दूर तक। कुछ उसके बाद अगर अभी इधर आएंगे तो एक सुषमा स्वराज का नाम आपको ध्यान में आ जाएगा। अभी प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, तो सर अभी आपको गिने चुने उंगली पे गिना जाए, अरे है ना। लेकिन अगर पुरुष में देखोगे तो सर आपको नाम ही नाम मिल जाएंगे। आप समझ रहे हैं,
बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी, ये वो फलना ठिकाना। तो सर कहने का मीनिंग क्या है, ये भी तो एक पॉलिटिकल क्या है, इनजस्टिस है, अन्याय है ये। तो कहने का मीनिंग है कि सर क्या लिखोगे पॉलिटिकल जस्टिस में, कि महिलाओं को भी उतना ही सीट मिलना चाहिए, उतना ही हक मिलना चाहिए जितना पुरुषों को लोकसभा और राज्यसभा में मिलता है। बात खत्म। थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा मैं आज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना, थोड़ा जल्दी, बस इसको खत्म, प्रियम्बल को खत्म करके जल्दी छोड़ दूंगा मैं। और कल के बाद थर्सडे को नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कल भर आप रेस्ट ले लेना और फिजिकल ज्योग्राफी रिवाइज कर लेना। सुन रहे हो, फिजिकल ज्योग्राफी रिवाइज कर लेना, इन्वायरमेंट कल का पूरा टाइम देना रिवाइज कर लेना, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी को आगे बढ़ाऊंगा और उसमें एक और नया चैप्टर ऐड होगा जो कि मैं कभी किसी बैच में नहीं पढ़ाया हूँ। इसीलिए कल भर रेस्ट कर लेना, जितना खाना है खा के सो जाना, उठ लेना, कूद लेना, जो मैंने कल भर कर लेना, और परसों से फिर एकदम रेडी हो जाना है, परसों से फिर मजे से। हो गया जी। तो 3 टाइप का जस्टिस हो गया। कौन कौन सा जस्टिस हो गया? इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। इकोनॉमिक का मीनिंग क्लियर है कि सर इक्वल वेजेज फॉर इक्वल वर्क, जब बराबर अगर काम हम भी करते हैं तो हमको भी बराबर का पैसा मिलना चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस सिंपल है कि बराबर सीट होना चाहिए लोकसभा राज्यसभा राजनीति में। तीसरा चीज़ है उसमें क्या, सोशल जस्टिस, कि सर किसी भी जाति धर्म या भेदभाव हमको नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ अगर भेदभाव भी करना है किसी चीज़ का तो सर जाति पे तो कम से कम बिल्कुल मत ही करिए, काम और कैपेसिटी पे करिए, तो चलो ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए जस्टिस के बाद लिबर्टी। जस्टिस के बाद क्या डालेंगे? लिबर्टी। लिबर्टी लिखिए आज़ादी। तो लिबर्टी का मीनिंग आज़ादी होता है, बट एक इसमें पॉइंट लिख लीजिए। आज़ादी से आप क्या समझते हैं? आप लोग से पूछ रहा हूं, आप लोग कितने लोग चाहते हैं हमको खूब आज़ादी मिले? सब कोई चाहता है, लेकिन ज़्यादा आज़ादी भी ठीक है क्या? नहीं सर, बिल्कुल वो आपको बर्बाद करेगा। तो यहां पे एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, रीजनेबल फ्रीडम। इसका मीनिंग समझ रहे हैं आप? मतलब पापा बार बार जो मैं बहुत बार एग्जांपल दिया हूं, रीजनेबल फ्रीडम। रीजनेबल फ्रीडम का मीनिंग है आपको उतनी ही आज़ादी मिल रही है जितना आपके लिए ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक आप काम। ऐसा नहीं कि सर आपको बोला गया जाओ दिन भर बहू आओ, अगर पापा ने बोल दिया, हाँ समझ रहे, दिन भर जाएगा बहू आते रहो बाहर, नहीं रात में भी नहीं, रात में भी नहीं आना है। तो ये ऐसी आज़ादी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आज़ादी मिले, तो सर इसमें बच्चे क्या, मैंने क्या बोला था, ड्रग्स बेचना शुरू कर देंगे वो। तो उनको इस लेवल तक की आज़ादी मिलती है कि बेटा दिन भर घूम लो, शाम के 6 बजे 7 बजे तक आ जाना। तो इससे क्या होता है कि आपका आज़ादी और आपका लिमिटेशन कंट्रोल में होता है, हाँ या ना? तो लिखिएगा, उसमें लिखिएगा फर्स्ट लाइन, ये इंपॉर्टेंट है लिबर्टी में, रीजनेबल फ्रीडम। रीजनेबल फ्रीडम टू प्रॉस्पर। टू प्रॉस्पर, प्रॉस्पर मतलब क्या होता है, आपको उतनी ही आजादी दिया जाए जिससे कि आपका क्या हो सके, विकास हो सके, आप आगे बढ़ सके। अब सर मम्मी पापा आपको कुछ करने नहीं दे रहे यार, आप जब बोल रहे हो पापा मैं ये स्टॉल लगाना चाहता हूँ, मान लीजिए अंडे का ठेला लगाना बेचना चाहता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। सर सोचिए MBA चाय वाला आप सुनते हैं, वो भी तो पहले ठेला ही लगाया, तो उसको भी कितना सामाजिक दबाव होगा। पढ़ा लिखा आदमी जो MBA कर रहा है, जो MBA करके रखा है और वो ठेला लगा रहा है, कितने लोग ताने मारे होंगे उसको। आप सर, लेकिन उसके दिमाग में क्या था कि बेटा ये तो करना नहीं है, लेकिन सर ये इसका कहाँ जाना है वो क्लियर था उसका। अगर आपको ये नियत क्लियर है ना कि हमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, बस इतना क्लियर रखो। जैसे IAS बनना है, मैं आपको रास्ता दिखाई ना, आपको बस क्लियर है कि मुझे IAS बनना है, अब जैसे बने बस प्रोसेस मिला उसको। अगर ये दिमाग में क्लियर है तो फिर आपको कोई रोकेगा नहीं, आप कैसे भी हैं कोई दिक्कत नहीं। नियत क्लियर है कि IAS बनना है बस, इसके अलावा बीच में हमको कुछ नहीं बनना है, IAS बनना है। होगा तो यही सही, नहीं तो कोई नहीं। ऐसा लॉजिक अगर रखे हो तो सही। इसमें क्या होता है, एक कभी मत सोचो ये नहीं होगा तो ये भी हो जाएगा। ये टेम्परामेंट गलत है, आप समझ पा रहे हो? क्योंकि आपका दिमाग, अरे सर कब आओगे और हमेशा जीवन भर बैक फुटे पे खेलते रहोगे क्या? कभी आओ फ्रंट फुट पे, मतलब कभी एक चीज पे तो पूरा एनर्जी लगाओ। जीवन भर बैक फुटे पे खेलने की पता नहीं कहीं कुछ ना हो जाए, आप समझ रहे हो? तो कहने का लॉजिक है कि एक बार एक चीज पे ध्यान लगाओ और उस पर पूरा एकदम पूरा एनर्जी, पूरा एफर्ट, पूरी ताकत वहीं पे लगाओ। एक बार लगाओ, और आप लोग तो फर्स्ट ईयर में हो तो फायदा तो उसी में है कि पूरा ताकत पहले यहाँ लगाने का। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग है कि सर अगर आप रीजनेबल फ्रीडम नहीं दोगे किसी भी बच्चों को तो बर्बाद होना तय है। अब MBA चाय वाले ने स्टॉल लगाया सर वैसे पर, आपको पता है, बता देता हूँ सब कुछ का कहानी आपको बताता हूँ। मैंने कल आपको बोला था जमैका पढ़ाया था, तो जमैका जो आपको बताया उसमें बोला उसेन बोल्ट वहाँ का है।
आपको जानकर हैरानी होगी, जो आज नाइकी आप जानते हैं सर, नाइकी जब जूता बेच रहा था सर, जैसे आज देखते होंगे आप गाड़ी उड़ी पे जूता छान के नहीं बेचता है रोड के आसपास, सर नाइकी वाज वन ऑफ दैट कंपनी जो न्यूयॉर्क में वही काम करता था। वो लड़का सेम अपना जूता बनाता था और जूता बना के रोड के साइड में छापता था, उसे बेच उच के सर जैसी वो आया, पता है नाइकी ने क्या अपना लक्ष्य क्या रखा, क्रश एडिडास, एडिडास को बर्बाद करो, मतलब मार्केट से ही बाहर कर दो, अपना प्रोडक्ट इतना अच्छा करो कि एडिडास को एकदम हटा दो। सर इसने इतना रखा वो सपना, ये जानबूझ के, ताकि इसको हमेशा सामने रहे और इसको लगे कि हमको प्रोडक्ट और बेहतर करना है, बेहतर करना, बेहतर करना है। तो नाइकी ने सर एडिडास को लगभग उसका ठीक ठाक नुकसान कर दिया। ठीक सेम रिबॉक की कहानी है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आपका लॉजिक क्लियर है। अच्छा आप सोचो, इनके पेरेंट्स अलाउ क्यों होंगे नहीं कि जूता बेचना है यार, तू जूता बेचेगा, इसके लिए पढ़ाया इतना तेरे को कि तू जूता बेचेगा बाहर। बिहार में यही होता है, तू नाचेगा, लौंडा बनेगा तू, लौंडा। जबकि उसके दिमाग में क्या है, डांसर। अच्छा आप सलमान खान को बोलो ग्रेट डांसर, आप अगर कैटरीना कैफ डांस करिए कि आप डांस करिए, लेकिन आपका अगर आपकी अपनी बेटी, आपका अपना बेटा अगर कुछ करना चाहता है तब उसको खुद ही आप जज कर दे, तो पहले ही क्या हो गया। आप जानते हैं सर, ये जो आपका नाम है, क्या नाम है, दिशा पटानी, आईपीएस उनके फादर हैं, आईपीएस है सर, आईपीएस की बेटी है वो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, ओपननेस, क्योंकि आपको उस चीज के लिए जरूरी है, बट आप सर दूसरे को अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन आपकी जब अपनी बेटी और अपना बेटा करना चाहता है तो आप क्या बोलते हैं कि ये तो बेकार है। दूसरे को आप एग्जांपल दीजिएगा, देखो तो कुछ समय बाद बोलेगा, देखो तो ये तो लड़कियों नु बा, ऐसे एग्जांपल गार्जियन लोग ऐसे देते हैं, ये तो लड़कियों नु बा, देखो। उससे पहले अपने आप को ये नहीं सोचते हैं कि वो लड़की जो 7 साल में डांस कर रही है, इतने मतलब जबरदस्त लेवल का, या गा रही है जबरदस्त लेवल का, उसकी ट्रेनिंग कितनी पहले स्टार्ट हो गई होगी। तो आप तो सर क्या हुआ, बच्चों को पैदा कर दिए, बच्चों को पैदा करके कमाने निकल गए, और अब आप बच्चे से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, बच्चा जब मांग रहे कि पापा गिटार लगा दीजिए तो क्या तू बाजा बजाएगा रे। ए.आर. रहमान सर सोते जागते सुसु कर रहा है सर, उसी पे जो बैंजो है, ढोलक है, तबला है, उस पे तो सर सीखेगा नहीं क्या, वो दोनों हाथ से अलग अलग 2 डिवाइस बजा लेता है। तो सर उसकी प्रैक्टिसिंग वहां से हुई है जब वो 1 साल 2 साल का था। मेरे पास में ये रहता, यहाँ के गार्जियन सिखाएंगे नहीं, लेकिन क्रिटिसाइज खूब कर देंगे, और जब कोई दूसरा सामने से गाएगा तो कहेंगे देखो तो हुआ मैं तू एगो बड़ा ढक्कन कहीं के। सर उसको ऐसे खूब आपको, जब खासकर इंडियन आइडल का जब आता है सीजन, इंडियन आइडल का या डांस प्लस का या कुछ भी जो सीजन आता है जिसमें बच्चे डांस कर होते हैं, सर उस समय बैठना मत कभी गार्जियन उजैन के साथ, वो लोग आपको पागल कर देंगे कि ये देखो खुद से काम कर रही है या तुम अभी तक उम्र। मैं बोलना चाहता हूं उनको रीजनेबल फ्रीडम दिया गया सर। आजकल के यहाँ बिहार में रीजनेबल फ्रीडम ही नहीं है। और यही सर मेन जो आप माइक्रोसॉफ्ट जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट से पहले माइक्रोसॉफ्ट को जो सॉफ्टवेयर जो लड़का दे रहा है, वो पता है क्या कर रहा है, आप जो कंप्यूटर खरीद रहे हैं, जो डेस्कटॉप जो खरीद रहे हैं, वो कैसे किया इधर, वो सर सिर्फ 100 रुपए में या 200 रुपए में हार्डवेयर का खाली कोर्स सीखा। सुनना ध्यान से, ये सब चीजें आपको जाननी जरूरी है, नहीं तो सर कुछ नहीं आपको समझ में आएगा। हार्डवेयर का कोर्स सीखा। पापा बोले देख भाई तू ना, मैं सरकारी जॉब में हूँ, तेरा जॉब पक्का है, सेट कर दूंगा मैं तेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास 2 डिजायर था कि या तो इसको फिल्म में इंटरेस्ट था, और दूसरा इंटरेस्ट था कि सॉफ्टवेयर वगैरह में, मतलब क्योंकि हार्डवेयर बनाने में इसको इंटरेस्ट था, तो इस कोर्स कर लिया था 200-300 रुपए में देके। तो दिमाग बाद में क्या सोचा कि एक काम करते हैं, हम सभी कबाड़ी वाले से कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि कबाड़ वाला सब क्या करता है, टूटा फूटा टीवी वो सब लेकर रखेगा अपने पास, और ये बनाना खाली सीख लिया था, बस सबको ले आया, मतलब उन सब में से जो ठीक ठाक थोड़ा था कंडीशन में, थोड़ा तो रहता ही है ना। अच्छा कबाड़ वाले को घंटा पता है कि इसमें क्या है, उसको तो कबाड़ में किलो के हिसाब से बेच देना है। लेकिन आप हार्डवेयर का कोर्स सीखो तो आपको तो पता है कि इसमें कौन सा डिवाइस ठीक है, कौन सा खराब है। तो उसने वैसे ही 100 कबाड़ी वाले से कांटेक्ट किया, जो कुछ सिस्टम मिला 3-4 लेके आया, उसको बनाया, बढ़िया से रिफ्रेश किया, और सर सेकंड हैंड पैम्पलेट छपवा दिया और घर घर में बता दिया कि बेच देना है। सर उसमें से 10-20 में से एक पहला बिका, तो पहला बिका, तो जब बिका तो उसके पहले सर क्या हो रहा था, जब ये बोला कि पापा हम ये दुकान खोलना चाहते हैं, तो पापा बोले वही ना कबाड़ी का दुकान खोलना चाहता है, सीधा यही बोल तू, दूसरा क्या। लेकिन सर बाद में क्या बोला, हाँ पापा कबाड़ी का ही दुकान है। उसके अंदर विजन अलग था कि हम उन सारे पार्ट्स को बेकार को बनाकर और बेचेंगे, उससे प्रॉफिट कमा के लोगों का भी काम सस्ता हो जाएगा,
भाई लोगों का भी तो कंप्यूटर सस्ता हो जाएगा। और सर ये बेचना शुरू किया और इतना बड़ा ब्रांड बन गया। जो आप डेस्कटॉप में आप सुनते होंगे, इंटेल वगैरह सुनते होंगे आप, ये सब जो सुनते हैं सबके डेस्कटॉप पे आके अलग अलग नाम जो लिखा रहता है, सब उसकी कहानी है सर, सेकंड हैंड से शुरुआत। तो गार्जियन ने फिर भी क्या किया, अगर अलाउ नहीं करते तो नहीं होता। तो कहने का मीनिंग है कि अगर आपको रीजनेबल फ्रीडम नहीं मिलेगा, इसीलिए बिहार में अधिकतर टैलेंट सर मर जाता है। और ज़्यादातर लोग बिहार में अगर सक्सेसफुल भी होते हैं तो या तो शादी के बाद हो जाते हैं, अधिकतर मोस्टली लोग, क्योंकि उसके पहले बहुत सारा प्रॉब्लम नया, उनको बहुत ज़्यादा है प्रॉब्लम। आप समझ पा रहे मेरी बात? क्यों? क्योंकि सर गार्जियन रोकेगा, समाज रोकेगा, जा रोअर बेटवा तो एकदम नाचता होना। और सर वही जब बन जाएगा डांसर, किसी कंपटीशन शो में चला जाएगा तो उसके बाद फेमस हो जाएगा, उसके बाद वही लोग सलाम करेंगे आके। तो लॉजिकली आपको मैं कहना ही चाहता हूँ कि रीजनेबल फ्रीडम आप भी दीजिए। और आप भी कल को पेरेंट्स बनेंगे तो आप भी अपने पेरेंट्स की तरह मत बन जाइए खड़ूस टाइप का। मेरा अपना मानना है कि आप उसको सब कुछ अलाउ कर दो, ढोल तबला सब रखो, देखो कौन चीज़ में अच्छा होता है। इसीलिए तो सर अमेरिका और उधर का बच्चा सब ज़्यादा डेवलप कर जाता है। उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है सर, फिंगर टेस्ट होता है, जिससे पता चलता है कि इसका कौन कौन सा चीज़ ठीक है, और उसको उसी चीज़ में कराया जाता है काम शुरुआत से ही। अगर ये काम इसका तबला में ठीक है तो खाली तबला बजा जाएगा, पढ़ाई वढ़ाई साइड बाई साइड उसको खाली करवाते रहा जाएगा, बस हो गया। तो इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, वही कर रहा है जो उसमें अच्छा है। तो रीजनेबल फ्रीडम फॉर प्रॉस्पर, आगे बढ़ने के लिए एक रीजनेबल फ्रीडम, एक उतनी आज़ादी मिलनी चाहिए जिससे कोई आगे बढ़ जाए, तो उसको क्या सब बोलेंगे, लिबर्टी बोलेंगे। याद है? क्लियर है? आगे नेक्स्ट लिखो जल्दी, क्विक। इक्वालिटी, इक्वालिटी, इक्वालिटी में लिखिए एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल ट्रीटमेंट। इक्वालिटी का मीनिंग क्या है कि सर सब किसी को बराबर का हक हो, किसी को एब्सेंट, एब्सेंट मतलब क्या होता है, प्रेजेंट, एब्सेंस। तो सर एब्सेंस में मतलब एब्सेंस बोलो या एब्सेंट बोलो, तो एब्सेंस ऑफ एनी इक्वल या स्पेशल, सॉरी स्पेशल ट्रीटमेंट, मतलब किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिले। आप गए हैं सर ऑफिस में सरकारी, वहाँ देखा गया 3 आदमी आए, बाबू साहब उनका काम जल्दी हो गया, आप अभी लाइन में लगे हुए हैं तो बुरा तो लगा ना आपको, आप चिल्लाएंगे। आप मान लीजिए रेलवे टिकट पे हो, सब लोग टिकट कटा रहे हैं, पीछे से 4 गोरा दी, वो लेके चल गया। अच्छा उसने सामने वाले ने दे दिया, बोला क्या है, हमरे भतीजा बहुत। अच्छा भतीजा चाहे जो नियम क्या है, लॉ इज ग्रेटर देन पीपल। अरे है ना, जब लॉ ग्रेटर देन पीपल तो वहाँ याद रखिएगा, वहाँ बोलिएगा उनको पूरा पूरा पॉलिटिक्स समझा के आइएगा, उसका कान बहने लगेगा पूरा पॉलिटिक्स। सुन, लॉ ग्रेटर देन पीपल है और हम सब अभी यहाँ पे है, तो तुम उसको कह दिए भतीजा चाहे जो, क्योंकि सर रियल बात है, आपको उस चीज़ समझना पड़ेगा। लेकिन आमतौर पे बिहार में लोग कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा कर ही लेते हैं, लेकिन आपको गुस्सा तो आएगा कि हम लोग इतने देर से लाइन में खड़े हैं। कभी टिकट कटवाएं आप लोग रेलवे का? हाथ खड़े करिएगा जो कटवाएं, और स्पेशली खासकर तब जब ट्रेन नज़दीके में हो, अभी जस्ट खुलने वाला है समझ में आए तब। रिजर्वेशन का टिकट अलग कटता है, जनरल का टिकट अलग कटता है। जनरल वाले में आमतौर पर हमेशा भीड़ होता है, आमतौर पर आपको इतना आसानी से मिलेगा नहीं, और अधिकतर लोग तो जनरल का टिकट नहीं कटवाता है लेकिन जब भीड़ रहता है तो भीड़ रखने में क्या है, प्रॉब्लम क्या है सर, सबसे इंटरेस्टिंग कि आपको याद रखना है कि वहां पे कोई किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट, आप बाबा धाम गए मंदिर में स्पेशल आरती के तहत सर आपको दूसरा किसी को बोला कि उधर आरती उनको करवा दिया गया, आप सर लाइन में लगे हुए हैं, तो क्या आपको बुरा फील नहीं होगा? इधर एक जगह अच्छा फील होता है, पता है कहाँ? इलेक्शन के वोट देते समय। अरे वोट दे रहे हैं आप बच्चे हैं, लेकिन आप मान लीजिए आपका 18 ईयर्स हो चुका है, पापा भी साथ में हैं, दादा भी साथ में है, बड़ा बड़ा पुलिसमैन भी साथ में है, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन साथ में, प्रधानमंत्री साथ में, उसको भी आगे वोट करना है। लाइन में रहिए, कोई बॉडीगार्ड नहीं रहता उस समय ने, कुछ नहीं सर, कोई सिक्योरिटी जो भी है बाहर। उस दिन औकात पता चलता है क्या, लॉ ग्रेटर देन पीपल। अरे बुझा रहा है? तो कहने का मीनिंग है सर किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना, इक्वालिटी। इक्वालिटी तभी तो आपको फील होगा, आपको लगेगा, देखो आपको कैसा, आम आदमी को क्या लगता है, देखो तो नेता कितना बढ़िया, हमारा साथ तो बैठ के खा ले लग, उसको ही नहीं पता है कि वोटवा समय खाली खा रहा है वोटवा के बाद तो पूछो नहीं करेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि चलो इक्वालिटी ट्रीटमेंट, मतलब इक्वालिटी मिलना चाहिए किसी को किसी भी तर्ज पे कोई छूट नहीं मिलना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताना आप लोग, हालांकि मैं आगे पढ़ाऊंगा ये, मानो क्लास में आपके स्कूल में 100 बच्चे हैं, 100 में से 2 बच्चा बहुत कमजोर है, ठीक, मतलब वो पढ़ नहीं पाता ठीक ढंग से, उसको टाइम
तो टीचर ने बोला कि हम इसको एक्स्ट्रा टाइम देंगे 8 घंटा, मतलब इसको और एक्स्ट्रा टाइम हम पढ़ाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सोच के बताना, क्या ये भेदभाव है कि नहीं है? अब दो बात को समझना, दोनों समझ रहे हो मेलोडिया? भाई भेदभाव तो इसलिए है क्योंकि और सारे बच्चों को सर उतना ही टाइम मिल रहा है, इसको 8 घंटे मिल रहा है। भेदभाव तो है, लेकिन ये भेदभाव अच्छा है कि बुरा है? कुछ विचार है? तो क्या याद रखना, हर जगह भेदभाव हो, उसका कोई अगर ऑथेंटिक कारण हो तो भेदभाव हमेशा गलत नहीं हो सकता है, भेदभाव सही भी होता है। कुछ समझ में आया? सही है, सेम है रिजर्वेशन, आरक्षण का सेम ही कॉन्सेप्ट है कि एक समाज में 1000 लोग रह रहे हैं, 1000 में से 10 लोग गरीब हैं, उनको बहुत क्या किया, तड़पाया गया है, तो उनको क्या एक्स्ट्रा अगर दे दिएगा बेनिफिट तो फिर दिक्कत क्या हो रहा है? तो आरक्षण में दिक्कत है, अब वहाँ दिक्कत नहीं है। अरे है ना, आपको पढ़ाऊंगा आगे सर, मजा आएगा आपको रिजर्वेशन समझने, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताऊंगा कैसे कैसे केस में उल्टा पलटी किया गया है। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग है कि भेदभाव अगर कोई रीजनेबल कारण से हो तो हर इंसान बोलता है, हर इंसान सपोर्ट करेगा, लेकिन जब उसको राजनीति बना लिया जाए तो कोई भी इंसान उसको अच्छा नहीं मानेगा। आगे आपको बताऊंगा, जैसे बोला गया कि सर जितना भी एयर इंडिया के फ्लाइट है, उस फ्लाइट में कोई भी ऐसी औरत जो शादीशुदा है वो नहीं जॉब कर सकती, नियम है। आपको आर्टिकल 15 जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, उसमें लिखा गया है कि किसी भी आदमी को आप उसके कास्ट, क्रीड, जेंडर, इन सब चीज़ों पे कोई भेदभाव नहीं कर सकते, उसका कुछ और भी कारण होना चाहिए। इसलिए क्लेम किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि एक शादीशुदा अगर लड़की है तो फिर वो खराब वर्कर कैसे हो सकती है, जरा आंसर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, 2 मिनट में समझा दिया सबको, और सीधा बोला कि सभी को अपॉइंट करो जिसको जिसको। इसलिए पहले लड़कियों का जो एयर होस्टेस और लोग होते थे तो बस शादी से पहले, तो जैसी शादी हुई उसके बाद उनको जॉब से हटा दिया जाता था, ये तो गलत है। तो इसीलिए सर भेदभाव जो होना चाहिए, और भेदभाव करने के लिए कोई एक्स फैक्टर होना चाहिए, और एक्स फैक्टर जैसे बोला गया कि लड़कियों को आर्मी में भर्ती नहीं किया जाएगा, लेकिन अब से भर्ती किएगा, और क्वेश्चन आया और आएगा भी आपको 2023 के मेंस में, रेडी रहिए। तो अब एनडीए के थ्रू लड़कियां भी गई और पहली पोस्टिंग हो चुकी है, ट्रेनिंग चल रही है। तो ये क्वेश्चन पूछा कि लड़कियां कैसे कमजोर हैं, और अगर लड़कियां कमजोर होती तो सर आप कॉमन सेंस से आइडिया लगा लीजिए कि माँ जितना भारी भारी काम करती है ना घर में, मर्द अगर करे ना 2 मिनट में सर पागल हो जाएगा, 2 मिनट में। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग है कि सर इसका कोई जब रीजन था ही नहीं तो आप भेदभाव कैसे कर सकते हैं, इसलिए इनको भी अलाउ किया गया, और अलाउ करते ही देखो गर्दा मचा हुआ है सर। तो ये आपके मेंस के लिए रेडी रहेगा। खैर अब आगे आइए, लिबर्टी हो गया, आगे लिखिए एक और, लिबर्टी के बाद सॉरी इक्वलिटी हो गया ना, चलिए जी। अब उसके बाद लिखिए फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी भाईचारा। तो भाईचारा बहुत प्यारा वर्ड है, मतलब सब मिलजुल कर रहे, टुगेदरनेस का फीलिंग हो, ऐसे लिख लेना, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, सब साथ साथ मिलकर रहें, बात खत्म। फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, एक साथ मिलजुल कर रहने की भावना। तो बोलते हैं ना मेरे प्यारे भारत के वासियों, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, एक साथ रहने का भाव। तो इंडिया में तो है ही, इंडिया में एक बात बहुत अच्छे से बोला जाता है, अरे भाई अपन लोग भारत के हैं, ऐसे मजाक थोड़ी है। ए सेंस ऑफ ब्रदरहुडनेस जो है ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी बात नहीं, अच्छी चीज़ है। आगे आओ, ये तो हमारा देखना इंडिविजुअल वाला सब हो गया कि कुछ बच गया, देखो हो ही गया होगा। अब सर नीचे आओ, मेन काम का चीज़ नोट करके नीचे, संविधान में संशोधन आपको बता दिया था ना मैंने, मतलब कि संविधान में संशोधन होता है जैसे ए कैपिटल में लिखा है तो हो जाएगा। अब बताना इधर 4 + 2 क्या होता है, 6। ठीक है, और 4 + 4 ठीक, तो 4 + 2 हो गया 6। इसमें मैंने लगा दिया, देखो 42वां संशोधन, 42nd अमेंडमेंट ऐसे लिखते हैं, 42nd अमेंडमेंट। 42वां संशोधन हुआ था संविधान में 1976 में, और सर इसको बोलते हैं सबसे बदमाश संशोधन, नॉटी अमेंडमेंट्स, क्योंकि इसमें इतने बदलाव हुए थे, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। लिखना 42nd अमेंडमेंट को बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर जितना संविधान में चीजें था ना लगभग 50% चीज में बदल दिया गया था।
मतलब उसमें संशोधन कर दिया गया था। और ये सब लड़ाई आपको मैं पढ़ाऊंगा, केशवानंद भारती केस वगैरह जब पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं, 42nd अमेंडमेंट को, यानी कि 42वां संशोधन को क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको समझना है क्या कि सर इसमें लगभग कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारा हिस्सा बदल दिया गया था, और ये इंदिरा गांधी और गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में पूरा चल रहा था, जिसमें केशवानंद भारती केस बहुत। नोटी जानते हैं, नोटी सुनोगे ना, सुने ही होंगे, आजकल तो गाना में ही नोटी आता है, नोटी अमेंडमेंट। याद आ गया होगा गाना आप लोग को। तो नोटी अमेंडमेंट का मीनिंग है बदमाश संशोधन। बदमाश इसलिए क्योंकि जानते बुझते इसमें कुछ ऐसे चेंजेस किए गए थे जिसकी जरूरत थी नहीं, और इंदिरा गांधी ने सर एकदम जबरदस्त हल्का मचा दिया था। और मैं आपको पढ़ाऊंगा बड़े मजे से, जब केशवानंद भारती केस वगैरह पढ़ाऊंगा वहां पे आपको समझा दूंगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट में चल रहा है घमासान। तो 42वां संशोधन 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था, 1978, 4 + 2 6, 1976। और सर नोटी अमेंडमेंट इसको कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव संविधान में संशोधित किए गए थे। क्लियर है जी यहां तक। अब नोटी अमेंडमेंट हुआ, आपको याद नहीं, भले बदमाशी करे तो बदमाशी करता है तो सुधार भी हो जाता है उसमें। जैसे शुरुआत में आप बदमाश होते हैं, जैसे शुरुआत में लड़के जैसे शादी से पहले होंगे देखें, वो सही बैल टाइप के इंसान होता है, मारपीट खूब करेगा, इधर उधर घूमते रहेगा। अच्छा जैसी शादी हुआ उससे एकदम शांत हो गए, आप मिले उससे, कहे भाई तू वही है, बोला वही है, वक्त का मार है भाई। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग क्या है, वो आदमी जो कभी गलती किया था बाद में क्या होता है, सुधर जाता है। इसलिए सर एक कहावत है जो आपको बताया भी हूँ मैं बार बार, कि हर साधु का पास्ट होता है और हर दुष्ट का भविष्य होता है। एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी करप्टेड एंड डिसऑनेस्ट पर्सन हैव अ फ्यूचर। समझ रहे हैं। तो हर साधु का कुछ ना कुछ पास्ट होता है और हर दुष्ट का एक भविष्य होता है। तो कोई भी आदमी कभी भी सुधर सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है। उंगली माल का नाम सुने ही होंगे आप। तो जब वो बने रामायण लिखने से पहले तो उनका पास्ट था ही, और कोई दुष्ट आज है तो कल उसका फ्यूचर भी है, सुधर सकता है। और ऐसा कहा जाता है आम भाषा में कि अगर बुरा आदमी जब सुधरता है ना तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता है, और जब अच्छा आदमी बिगड़ जाता है तो उससे बुरा भी कोई नहीं होता है। समझ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं अच्छा आदमी, अगर मैं बिगड़ गया तो भाई बहुत खतरनाक आदमी हो जाता है उसके बाद। अधिकतर फिल्म में तो वही होता है। क्या 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 जानकारी रहता है। देखो अच्छा बात बोलो, नॉलेज है उसको कैसे पीटना है, कहाँ मारना है, कहाँ मारना है कि वो कुई से करे, ऐसा जगह मारना है कि तो दिमाग खराब हो जाए उसका। इसलिए आमतौर पे खतरनाक गुंडे वही होते हैं जो पढ़े लिखे और समझदार होते हैं, वो बन जाते हैं तो ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। क्योंकि पुलिस कॉप्स वो पकड़ रहा है जो उसका वही दोस्त पकड़ रहा है जो खुद IPS, और वो भी IPS की तैयारी पहले कर रहा था। तो भाई दिमाग तो बराबर है ना। नहीं छोटे छोटे लेवल में कह देंगे कैसे पुलिस पकड़ पाएगा गुंडा को, गुंडा तो पढ़ा लिखा है, और ये आया है आरक्षण से। ये लोग कुछ लोग बोलते हैं, तो ये मतलब ये इसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन बोलने के लिए तो क्या है, स्वतंत्रता है, डेमोक्रेसी है, कुछ भी बोल दोगे आप कि अगर आरक्षण से आया है तो सर ये मान लो 68 नंबर पे आया। अच्छा ये सर 115 पे क्वालिफाई करना था, ये 113 लाया था, फिर भी क्वालिफाई नहीं हुआ है। बट सर 68 की तुलना में 113 तो ज़्यादा नंबर है। तो एक बात तो सर मैटर करता है कि हाँ इसका IQ लेवल इससे तो ठीक ही है, अपने जगह पे ना ये गलत है ना अपने जगह पे ये गलत है। ये तो बस कुछ ऐसा सिचुएशन है क्योंकि सर इनको हम अगर ऊपर नहीं लाएंगे तो समाज तो ऐसे भी फेलियर है। क्योंकि समाज तभी हम बेहतर बोल सकते हैं ना जब समाज के सब लोग अच्छे हों कि कोई एक लोग अच्छे हों, सब लोग अच्छे हों। तो सर इसलिए 68 नंबर वाला 113 को कैसे पढ़वाए, ये लेकिन बहुत छोटी बात है, ये बहुत मतलब समझे घटिया बात है ये, लेकिन आमतौर पे ये लोग बोल देता है, इसलिए पुलिस जो है नहीं पकड़ पा रही है। लेकिन सर ये बस बहाना है, क्योंकि राजनीति में अलग अलग नहीं होता है, अलग अलग। अब राजनीति में जैसे बोल दिए कि जैसे रहमान जैसे अरमान वैसा ही हनुमान, इसलिए हनुमान जी मुसलमान। अरे बुझा रहे भाई, आप समझ। अब इसका क्या लॉजिक आप लगेगा, राजनीति में तो कुछ भी होता है भाई, बात भी सही है। बोले कि देखो रहमान होता है, अरमान होता है, सलमान, वैसा ही कौन हनुमान। तो जब उनके नाम के आगे मानता तो हनुमान जी क्या हिंदू होइए नहीं। अब देखिए ऐसा बेवकूफ आदमी को क्या किया जाए। तो राजनीति कुछ भी हो जाता है। अरे सुन रहे नहीं सुन रहे, तो इस तर्ज पे तो कोई भी मान लगा रहे हनुमान जी मुसलमान थे। अच्छा मुसलमानों में लास्ट में माने
तो कहने का लॉजिक ये है कि राजनीति में ऐसा चलता है, बट हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना है। आगे लिखिए 42वां संशोधन, इसी में एक पॉइंट लिखिएगा, लिखिए SSI सोशलिस्ट सेकुलर एंड एक वर्ड है इंटीग्रिटी, इसी में ऐड हुआ था। यही क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में, क्या पूछेगा कि सोशलिस्ट शब्द कब ऐड हुआ था। तो सोशलिस्ट मैंने बोला, दूसरा सोशलिस्ट के बाद दूसरा वर्ड यूज करो सेकुलर, और एक आई से इंटीग्रिटी, एकता। सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी was added in 1976 42nd अमेंडमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1976 दैट इज 42nd अमेंडमेंट, 42वें संशोधन में ऐड किया गया ये तीन वर्ड को। कौन कौन सा? सोशलिस्ट को, सेकुलर को और इंटीग्रिटी को। तो यानी कि अगर 1976 में ऐड किया गया है तो कुछ न कुछ कारण से ही किया गया होगा, और कारण यह था क्योंकि उस समय बहुत लोगों को ये लग रहा था कि समाज में बहुत करप्शन बढ़ रहा है, और लोग, इधर ध्यान सुनना, और लोग पूंजीवाद की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमने जानबूझ के प्रीएम्बल में वर्ड क्या डाल दिया? सोशलिस्ट। सेकुलर इसलिए डाला क्योंकि उस समय धर्म की लड़ाई बहुत चल रही थी, तो हमने इसलिए प्रीएम्बल में जानबूझ के वर्ड क्या डाल दिया? सेकुलर, कि लोग को लगे भाई धर्म में कुछ नहीं रखा है। और बात सही भी है यार, धर्म में कुछ रखा भी नहीं है। फिलोसफर ने नहीं बोला, फिलोसफर ने बोला कि धर्म इंसान को वैसा ही बनाता है जैसे एक पालतू कुत्ते में गुण होता है। धर्म इंसान को सेम वही चीज गुण प्रदान करता है जो एक पालतू कुत्ते में गुण होता है। और स्टेटमेंट है जो कि टू सम एक्सटेंट सही है। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग है सर ये धर्म को चक्कर नहीं पड़िएगा। और एक और बात, जो कोई धर्म उन पे मानते हैं या जाति पे मानते हैं, एक बात याद रखिएगा, उस इंसान के साथ कभी रहिएगा मत। क्योंकि जो इंसान अगर किसी धर्म या किसी लोगों को प्यार नहीं कर सकता, वो कभी देश को भी प्यार नहीं कर सकता है। और उल्टा वाइस वर्सा, अगर कोई आदमी से जब प्यार नहीं कर सकता, या किसी भी कम्युनिटी से, अगर आप हिंदू हैं और अगर आप मुस्लिम से नहीं प्यार कर रहे हैं या मुस्लिम को बाइकआउट कर रहे हैं, उस लड़के के साथ या उस लड़की के साथ कभी मत रहो, भाग जाओ, क्योंकि वो आपसे भी कभी प्यार नहीं कर सकता है। क्योंकि समाज के किसी भी तमगे के प्रति अगर आप घृणित विचार रखते हैं या आपको बहुत ज़्यादा नफरत, मतलब नफरत टू द एक्सटेंट, तो सर आप अपने कम्युनिटी के भी नहीं, आप वो किसी का नहीं है, वो आपका अपना भी नहीं है। इसलिए अगर ऐसी शादी उदी के प्रपोजल है जिसमें जैसे ही बोले कि ये धर्म तो ऐसा ही होता है, वो धर्म तो वैसा ही होता है, मतलब बोल देना चलो ठीक है, लेकिन अगर वो बिलीव कर रहा है और नफरत उस हिसाब से ला रहा है, भाग जाओ सर, वो आपके लिए बहुत खतरनाक है, वो आपको ही मार देगा। और आमतौर पे देखा गया है कि हिंसा करने वाले किसी का नहीं होते हैं, किसी का नहीं होता, क्रिमिनल्स किसी का नहीं होते हैं, वो अपने के नहीं होते हैं, वो दूसरे का क्या हो, समझ पा रहे हैं। इसीलिए सर धर्म का और उसका कोई भी नहीं रखेगा। कोई आदमी बोले कि नहीं हमारा धर्म अच्छा है, उसका धर्म बुरा है, तब आप कहेगा नहीं बहुत बढ़िया आदमी है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बेकार आदमी है वो। क्योंकि सर अगर किसी दूसरे के धर्म को आप कोई अवहेलना कर दे रहा है आसानी से, तो वो अपना धर्म को ऐसे ही बर्बाद करेगा। अरे बुझा रहा है। तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, तीन शब्द कहां डाला गया सर? 42वें संशोधन में। कब डाला गया? 1970। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए एक और पॉइंट, उसके बाद आगे चलेंगे। अब 4+2 तो समझ में आ गया होगा आपको। नॉटी अमेंडमेंट क्लियर है? चलिए ठीक है। अब एक और डाल दीजिए, 4+4 8, ये लिखे थे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। 1978 ये 44वां संशोधन हुआ, 44th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट। और इसको बोलते हैं 44th अमेंडमेंट को करेक्शन ऑफ 42nd अमेंडमेंट। मतलब 42वें संशोधन में जो जो गलती की गई थी उन सब को 44वें में सुधार लिया गया। बयालीसवें संशोधन में जो भी गलती की गई थी, क्योंकि सर वो बहुत नॉटी है, नॉटी इसलिए क्योंकि जबरदस्ती लड़ाई करके इंदिरा गांधी ने उसमें ऐसे ऐसे प्रावधान डाल दिए जो जरूरी नहीं था। बाद में उन सब प्रावधान को 44वें में सुधार लिया गया। तो एक तरीके से इसको बोलते हैं करेक्शन ऑफ 42nd अमेंडमेंट या रिफॉर्म अमेंडमेंट, सुधारात्मक संवैधानिक संशोधन। और लड़ाई बताऊंगा, मतलब कि क्या लिखो 44th में कि जो जो गलतियां की गई थी 42nd में उसको सुधार लिया गया। बात खत्म। चलो बहुत बढ़िया।
अब सबसे इस टॉपिक का सबसे अहम हिस्सा बताने वाला हूं मैं, सबसे अहम हिस्सा। आप लोग में से किसी को गिटार बजाने आता है? नहीं आता? चलो मैं सिखा दूंगा सभी को। मतलब सीखना कितने लोग चाहते हो? सीखना तो सभी लोग चाहोगे, मिलेगा, बस सर पैसा नहीं देना पड़े बस खाली बाकी सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा देना है। चलो अच्छी बात है, सीखते रहा करिए, सिखा देंगे। चेस कितने को आता है खेलने? अच्छा एक बार और मैंने पूछा था एक बार शायद, चेस तो ठीक ठाक खेल लेते हो चेस? एक बार चेस का मैच रख दें संडे को, मतलब आपस में ही 2 घंटे के में ही, मतलब अलग अलग हो जाएगा, एक जैसा नहीं होता है वो 10 लोग हो गए, 4 अलग टीम के, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल, बात खत्म, मतलब ऐसा हो जाएगा। तो अगर आप अलाउ करते हो तो दोनों मैच मिला के रख लेंगे, क्या बोलते हो? लूडो लूडो नहीं भाई नहीं लूडो का मैं वो भाई माफ करो, लूडो इंसान को इतना सर गधा बनाता है, इतना मतलब क्या बताऊं आपको, दिमाग मतलब उसको बिल्कुल नम बना देता है। ऐसे सोया हुआ आदमी चल दिया छक्का, तू बढ़ा दे रहे, तू बढ़ा, ये अपना इधर अपना एक इधर लगा हुआ है, एक इधर फोन में लगा हुआ है, उसको बोलते हैं सर वो गेम मरा हुआ गेम, समझ रहे? तो बिल्कुल मरा हुआ है वो। नहीं अरे चीटिंग की बात नहीं है, उसमें दिमाग क्या लगाना है, एक बार चल गए, एक आ गया चढ़ा दिए, वो सर मतलब गजब आदमी है। लूडो सर लॉकडाउन में लूडो पॉपुलर बहुत हो गया है, उसमें भी आपस के लोग नहीं खेल रहे हैं, ऑनलाइन उसी के लिए ज़्यादा ऑनलाइन खेलो, ऑनलाइन सर, ऑनलाइन ऐसे ऐसे लोगों से दोस्ती को नाम का क्रिस्टोफर, अब उसमें ऐसा नाम आ रहा है क्रिस्टोफर का, आपका दिमाग खराब है कि कौन है रे क्रिस्टोफर। उसमें तो मैसेज भी कर सकते हैं आप, नंबर भी शेयरिंग कर लेंगे, नंबर शेयरिंग, कॉल कर, कहाँ का निकला रखा जाए तो यूएसए का निकला, इंटरनेशनल बिलिंग हो जाएगा उसका। लूडो गलती से कभी खेलेगा मत। हाँ कब खेल सकते हैं, जैसे ट्रेन में आप फैमिली के साथ सफ़र करो, फैमिली के साथ रहो तो खेल लो, वहाँ समझ में आता है। लेकिन अगर ऐसे लूडो खेलो तो भाई बहुत बेरोजगार आदमी हो यार तुम, मेरी बात समझना ध्यान से, बहुत बेरोजगार, और दिमाग और बेरोजगार हो जाएगा, कुछ काम ही नहीं करेगा। चेस का एक मैच रख लेते हैं ना, चेस का या फिर कैरम का, कैरम का सेट है तो मैं ला दूंगा भारी। कैरम कितने लोग खेलते हो? वो कैरम लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कैरम, उस पर बिना लाइट का होगा नहीं, वो पूरा टूर्नामेंट वाला सिचुएशन है। कैरम चल सकता है तो चलो कैरम रखे, तो चलो कोशिश करते हैं, लेकिन कैरम लाने में बहुत यार बहुत कष्ट हो, हल्का नहीं है सर, बहुत भारी है, तो मदद आप लोगों को करना पड़ेगा। वो कैरम और स्टैंड भी है, सब कुछ है, उसमें लाइट लगा रहेगा, पूरा सेट है, ठीक है ना? तो चलेंगे। नहीं ट्रॉफी उस पर कुछ रख देंगे, कुछ रख देंगे, जैसे आप लोग जैसे क्या आएगा 5-5 रुपये आप लोग दे देना अरे मतलब आप लोग को लोड भी नहीं आएगा, गलत की सही, और उससे क्या होगा, आपका मानसिक विकास भी हो जाएगा। मतलब अगर आप लोग बोलोगे तो, अगर आप लोग नहीं बोलो तो कोई दिक्कत नहीं। और वीक में 1 दिन रख लेंगे ऐसा, वीक में 1 दिन या 2 दिन, ताकि आप जो शाम में कहीं बोर होते हो, मैं दिमाग में ऑलरेडी था कि कैरम, बस मेरे पास रूम चूंकि अवेलेबल नहीं था, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता क्या करूं। यहाँ पे तो ऐसे भी ले आना है तो लेके जाना ही पड़ेगा, यहाँ पे छोड़ नहीं सकते, तो मैं कैरम का रख लूँगा, लेके आएंगे, मतलब हफ्ता में 1 दिन होगा, और सॉरी सप्ताह में 1 दिन होगा, और उसके बाद जो फाइनल जीते उसको कुछ मिल जाएगा। आप लोग 5-5 या 10-10 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर लेना, उस रुपए से जो एक हो जाएगा वो सबको मिल जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 को मिलेगा, 3 को उसी हिसाब से पैसा करने में, क्या ठीक रहेगा? अरे जोर से बोलो। चलो ठीक है, तो रेडी रहना, मैं तारीख बता देता हूँ। आज कितना तारीख है? 11। ये जो न्यू ईयर आ रहा है 25 तारीख, इसी बीच में हो जाएगा। 25 को क्रिसमस डे है, तो क्रिसमस डे के शुभ अवसर पे काम हो जाएगा, क्या बोलते हो? ठीक रहेगा, आराम से क्रिसमस डे का भी काम हो जाएगा और अपना भी काम हो जाएगा। और 1 दिन क्लास के दिन उसको रख लेंगे, फाइनल तो 1 दिन हो नहीं पाएगा, लेकिन कोशिश कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। चलो अच्छा आइडिया है, मुझे भी ठीक लगेगा, मैं भी थोड़ा देख लूँगा। आपको नियम पता चलेगा ना कैरम का, तो आप पागल हो जाओगे। जैसे आप लोग खेलते नहीं है कैरम का, हमारा भी इन्हें स्टार्ट के लेने, वो सर अलग अलग नियम रहता है। जैसे वो कैरम को क्या लाइन रखा हुआ है, एगो खरीद बिक्री खेलता है सब, एगो गोली मार कस के वो जीत सर जितना ज़्यादा वो अलग लेवल का चलता है। आपको सर जब बताएंगे कि उसके बाद जब कैरम का रूल्स होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं बोला कि जोन लेवल तक चैंपियनशिप मैं छोड़ दिया, रिलायंस की तरफ से खेलता था, आज भी हमारे 2 सीनियर्स खेलते हैं। रश्मि, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, रश्मि रंजन से लेकर सब लोग, तो पार्टनरशिपिंग आज रिलायंस की तरफ से खेलती हैं। काजल कुमारी वो खेलती हैं, काजल दी, वो सब लोग उन लोगों के साथ पार्टनरशिपिंग खेलते थे। फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं ठीक है, तो मैं इधर निकल ली। हालांकि वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर गया तो अच्छा ही हुआ, नहीं करता तो मैं इधर फील्ड में नहीं आता, पढ़ाई में फिर मेरा थोड़ा छूट जाता। तो वो मज़ा आएगा आपको सीख कर। इंटरनेशनल रूल्स हैं उसके, और इंटरनेशनल चैंपियनशिप होता है कैरम का। प्रशांत मौर्य अभी हैं ऑलरेडी, इंटरनेशनल श्रीलंका से लेकर पूरा ऑल ओवर कंट्री में वर्ल्ड वाइड होता है।
तो वो एक अगर लेवल है तो उसमें आराम से कर लेंगे। और बाकी जहाँ पे कंपटीशन जैसे पटना में अभी होने वाला है, अरे अच्छी बात पे दिमाग में आ गया, 13 तारीख से है पटना में, तो जो अगर वहाँ पे अगर रूल करते हो, अगर जीते हो तो आपको आगे बढ़ने का पूरा मौका मिल जाएगा। तो चलो एक बार कर ही लेते हैं, अच्छी बात है। आगे आते हैं नेक्स्ट। अब एक हेडिंग डालिए, उसके बाद कर लेंगे। कोई किसी को आपत्ति नहीं है ना? अगर इससे कोई आपत्ति हुआ तो बता देना, बाकी हम लोग ये जरूर कर लेंगे। ये प्रोग्राम को सेट करते हैं हम लोग, बाकी मेहनत मुझे, कोई साथ आ जाना, जब बोलेंगे ले आना होगा तो कैरम बोर्ड साथ में आना होगा, नहीं तो ऐसे नहीं आ पाएगा, बाइक पे नहीं आ पाएगा, वो कार से ही आएगा। आगे नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्या हम सिर्फ प्रियम्बल के बेसिस पे, ऐसे लिखना, मैं जो बता रहा हूँ वही तरीका लिखना, कुछ क्वेश्चन से लिखना, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे लिखना ऊपर में हेडिंग डाल के। और पहला क्वेश्चन उसमें लिखना सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पहला ऐसे लिखना पूरा एज इट इज द प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्वेश्चन मार्क। पहला क्वेश्चन, क्या प्रियम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? इज द प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक, इसका आंसर यस कि नो? यस, तो आंसर में उधर साइड में लिख लेना पहले यस। दूसरा लिखो, कैन गवर्नमेंट मेक्स law only on the basis of, can government makes law only on the basis of preamble? तो क्वेश्चन फिर है यस और नो में। क्वेश्चन का मीनिंग समझ रहे हो कि क्या हम सिर्फ प्रियम्बल के बेसिस पे कोई कानून बना सकते हैं? सिर्फ प्रियम्बल के बेसिस पे बिल्कुल नहीं बना सकते सर। तो यहां लिखना नो, बट इसके जस्ट नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में लिखना। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखोगे? ऐसे लिखना, जो लिखे हो ऐसे ही, कैन गवर्नमेंट मेक्स लॉ, ठीक है, कैन गवर्नमेंट मेक्स लॉ ऑन प्रियम्बल प्लस फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो क्या गवर्नमेंट प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स दोनों को ध्यान में रखकर क्या कानून बना सकती है? बिल्कुल बनाएगी। देखिए, सिर्फ प्रियम्बल के तर्ज पे कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है, याद रखिएगा। प्रियम्बल सुनने में अच्छा लग रहा है, बोलने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन प्रियम्बल के वजह से कोई, प्रियम्बल अगर आप नहीं मानना चाहते हैं तब भी कोई जबरदस्ती नहीं है सर। आप नहीं मानना चाहते हैं तब भी कोई जबरदस्ती नहीं है, स्वेच्छा से है आप पे। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको मानना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रावधान उसको मानना पड़ेगा। लेकिन यहां बोला, बस आपको ऐसे लॉजिक याद रखना है कि सिर्फ प्रियम्बल के बेसिस पे ना तो कोई लॉ बन सकता है, लेकिन जब प्रियम्बल के साथ कुछ और जुड़ जाए, चाहे फंडामेंटल राइट हो, चाहे कुछ और जुड़ जाए, तो प्रियम्बल प्लस एक्स कोई चीज जुड़ जाए तो सर उस पर बेसिस बन सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए बार बार जब पूछे कि खाली प्रियम्बल के बेसिस पे कुछ हो सकता है, तो नहीं, प्रियम्बल प्लस कुछ और जुड़ा हुआ है तो काम हो सकता है, अदरवाइज काम नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? चलो आगे आओ, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें यस लिख लेना, वहां पे लिखना नो, यहां लिखना यस। अब लिखो नेक्स्ट, कैन वी टेक गवर्नमेंट टू द कोर्ट, कैन वी टेक गवर्नमेंट टू द कोर्ट ओनली ऑन द वायलेशन ऑफ प्रियम्बल? ओनली ऑन द वायलेशन, वायलेशन समझते हैं? वायलेशन मतलब नियम कानून का उल्लंघन, वायलेशन मतलब उल्लंघन। क्वेश्चन का मीनिंग पहले मैं बोल देता हूं। कैन वी टेक गवर्नमेंट टू द कोर्ट, क्या हम सरकार को कोर्ट में लेकर
जा सकते हैं तब जब वो सिर्फ प्रियम्बल का कानून तोड़ा हो, सिर्फ प्रियम्बल तोड़ा हो। याद रखना, जहां कहीं भी ओनली प्रियम्बल होगा नो कर देना। सिर्फ प्रियम्बल के बेसिस पे हम सरकार को घसीट नहीं सकते कोर्ट में। दूसरा, इसी क्वेश्चन में अब ऐड कर लो, सेम क्वेश्चन रहेगा और सेम क्वेश्चन में क्या लिखोगे, कैन वी टेक गवर्नमेंट टू द कोर्ट ऑन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट प्लस प्रियम्बल, यानी कि प्रियम्बल प्लस फंडामेंटल राइट। तो क्या लेके जा सकते हैं? यस। तो प्रियम्बल प्लस कुछ और जुड़ जाए तो लेकर जा सकते हैं। लिख लिए। अगर हम सिंपल यही सेम स्टेटमेंट और क्या लिखोगे आगे कि क्या हम सरकार को सिर्फ प्रियम्बल के वायलेशंस पे लेकर जा सकते हैं इस कोर्ट में? नहीं। लेकिन क्या हम सरकार को प्रियम्बल प्लस कुछ और भी चीज, चाहे फंडामेंटल राइट चाहे कुछ भी, तब लेकर जा सकते हैं उसको उल्लंघन करने पे? तो यस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कैन एनी कोर्ट गिव जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रियम्बल ओनली? फिर से बोलो, क्या कोई, हिंदी में बोल दे रहा हूं, क्या कोई, रुक जाओ, क्या, बोल देना, अरे परेशान मत हो। कैन एनी कोर्ट गिव्स जजमेंट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रियम्बल? हाँ अरे बोल रहा हूं, रुको, एक ही बार सब बोल दूं क्या? शांत रहोगे तब ना, सब एक बार बोल दो। अरे भाई दोनों को बोलना, जब एक बार सब एक चीज को मैं बार बार रिपीट करता हूं, सुनो, जब अब मैं बोला हिंदी में बोलने जा रहा हूं तब तो इसने बोल दिया इंग्लिश में बोल दीजिए, अब वो बोल रहा है तब हिंदी में, तो मैं बोल ही रहा हूं, दोनों ध्यान से सुनो। वैसे बोलने वही बोला गया, आप लोग ज्यादा भाव पे चढ़ाने से इसलिए आप लोग मत उसको चढ़िए, इसलिए क्योंकि आप लोग जितना बोलो उतना टाइम देना उचित है भी नहीं। आप लोग को प्यार से समझा रहे तो आप लोग एक बार समझा करिए, ठीक है? नहीं तो उसके बाद बोलूंगा मैंने उसके बाद। तो पहला है, सिंपल बोला हूं कि क्या हम किसी सरकार को या क्या कोई कोर्ट कानून बना सकता है सिर्फ प्रियम्बल को ध्यान में रखकर? तो आंसर है नो। सिर्फ प्रियम्बल को ध्यान में रखकर कोई ना कानून बन सकता है, ना ही कोई जजमेंट दिया जा सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऐसा चाह रही, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे मान लो ऐसा बोल दिया कि हमने ये जजमेंट इसलिए लिया क्योंकि प्रियम्बल में ऐसा कहता है, नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमने ये डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि प्रियम्बल प्लस फंडामेंटल राइट में ऐसा लिखा हुआ है, तब वो जजमेंट को मान लिया जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि क्या कोर्ट कोई जजमेंट दे सकती है सिर्फ प्रियम्बल के बेसिस पे? तो नो। क्या कोर्ट जजमेंट दे सकती है प्रियम्बल प्लस फंडामेंटल राइट के बेसिस पे? तो यस। अगर ध्यान से देखोगे तो मैं जो बोल रहा हूं कुछ है ही नहीं, भाव समझ जाओगे तो 2 मिनट में लिख लोगे। लास्ट लिखो, क्या हम प्रियम्बल में चेंज कर सकते हैं? कैन वी मेक चेंजेस इन प्रियम्बल? कैन वी मेक चेंजेस इन प्रियम्बल? क्या हम प्रियम्बल में चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं? बताना आंसर, नो की यस। सोच के बताओ, यस कि नो? यस बिल्कुल कर सकते हैं। जब 42nd अमेंडमेंट खुद ऐड हुआ है 44th में, तो आगे भी कर ही सकते हैं, व्हाई नॉट? तो लिख लीजिए, कैन वी मेक चेंजेस इन प्रियम्बल? क्या हम प्रियम्बल में बदलाव कर सकते हैं? आंसर लिखिए यस। यस वी कैन मेक चेंजेस इन प्रियम्बल। हो गया जी यहां तक? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, बताओ, प्रियम्बल में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कौन से मेजोरिटी लगाकर? ध्यान से सोच के बताना। हाँ ये वाला नहीं काम करिएगा सर, ये आईएएस की तरह जवाब दिए करिए, थोड़ा सोच समझ के पॉज लेके जवाब दीजिए। वो मतलब उस तरह से नहीं करिए एकदम बेवकूफ़ लोगों की तरह की, जैसे ये सर ये पॉज लीजिए, सोचिए समझिए, तब उस तरह से जवाब दीजिए। कैन वी मेक चेंजेस इन प्रियम्बल? मैंने बोला प्रियम्बल में चेंज कर सकते हैं, आप लोगों ने बोला यस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कौन से मेजोरिटी से उसमें हम चेंज ला सकते हैं, बस ये बताइए। सोच के आराम से सोच लीजिए, पहले सोच के कंफ्यूज हो जाइए तो हाथ उठा दीजिए, हम आपसे पूछ लेते हैं। सोच लिए सब लोग? कितने लोग सोच लिए? हाथ खड़े करिए। चलिए बाकी आप लोग सोच लीजिए, 2 मिनट वक्त दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब लास्ट पर पूछ रहा हूं, उसके बाद प्रियम्बल का आज यहीं पे खात्मा होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलग टॉपिक शुरू करेंगे। तो प्रियम्बल का इति श्री रेवा खंडे यहाँ खत्म है। मेरी बात समझ में आ रही है? सोच लिया अब आप लोग? कितने लोग जवाब देना चाहेंगे? ठीक है, हाँ बताइए।
हाँ आप पीछे। स्पेशल मेजोरिटी 3, आप भी हाथ खड़े गए थे अनिस? हाँ सिंपल मेजोरिटी पीछे। स्पेशल मेजोरिटी 3, जितना को लगता है स्पेशल मेजोरिटी 3 हाथ खड़े करो। ठीक, कितनों को लगता है स्पेशल मेजोरिटी 1? जिनको लगता है वो हाथ खड़े करो, पिटाई होगी अभी। स्पेशल मेजोरिटी 2 कितनों को लगता है हाथ खड़े करो। ले भैया, अब एक बात बताओ, पहला क्वेश्चन प्रियम्बल का क्या था? इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फिर से पूछ रहा हूं, यस और नो? तो अगर प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसमें कुछ भी चेंज करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होगा। अरे हाँ है ना? और मैंने बार बार बोला कि संवैधानिक चेंज उसी को बोलेंगे जो आर्टिकल 368 के तहत है। तो सिंपल मेजोरिटी तो खैर खत्म हो गया, लगेगा ही नहीं। क्योंकि सर अभी आपको ये समझना क्या था, इधर ध्यान से समझो, आपको क्या समझना था इधर, कि प्रियम्बल मैंने पूछा है कि प्रियम्बल में चेंज कर सकते हैं, तो पहले ये तो जानो कि प्रियम्बल है कहाँ। तो प्रियम्बल का पहले क्वेश्चन क्या, खाली लिखो, लिख लिए प्रियम्बल में क्या था, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यस, आप लोगों ने जवाब दिया था कि यस सर। तो जब प्रियम्बल एक संविधान का भाग है तो संविधान में जब चेंज कर रहे हैं तो सर हमको कहां जाना पड़ेगा, आर्टिकल 368। और जब संविधान में जैसे ही चेंज हुआ तो आर्टिकल 368 में दो पार्ट था, एक था आस्क स्टेट, एक था डोंट आस्क स्टेट। एक में राज्य से पूछना पड़ेगा, एक में राज्य से नहीं पूछना पड़ेगा। तो बताओ, आस्क स्टेट में 4 पॉइंट था। पहला क्या था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ भी चेंज करोगे तब। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज के उसमें अपॉइंटमेंट। तीसरा, सेंट्रल स्टेट के पावर में। और चौथा, आर्टिकल 3 से। इसमें से चारों है क्या? नहीं। कौन बच गया? सेकंड, क्योंकि संविधान का अगर पार्ट है तो उसमें से एक चारों चीज तो इसमें है नहीं, बचा है वही चीज, तो स्पेशल मेजोरिटी 2 से होगा। पहले कुछ बुझाया? हम बार बार यही बोल रहे हैं आपको सोचना है। जैसे हम बोले कौन से मेजोरिटी अलर्ट हो जाओ, पहले ये देखो, एक बार और बोल रहा हूं, सुन रहा हूं ध्यान से। पहले ये देखो कि सर ये पहले संविधान में कुछ इसका लेना देना है कि नहीं है। अगर संविधान का ये पार्ट है तो संविधान में तो चला गया है। जैसे ही संविधान में चला गया मतलब सर आर्टिकल 368 के तहत आ गया। और आर्टिकल 368 में मैंने दो चीज आपको बताया था, एक था स्टेट रेटिफिकेशन, एक था नो स्टेट रेटिफिकेशन। इस स्टेट रेटिफिकेशन में 4 गो, ये 4 कंडीशन जिसको याद है वो पूरा मेजोरिटी खींच लेगा, वो समझ जाएगा। जिसको ये 4 कंडीशन याद नहीं है वो सर पछताएगा। तो 4 कंडीशन आपको क्लियर होना चाहिए। क्या क्या था? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चेंज होगा तब स्पेशल मेजोरिटी 3 लगेगा। अगर आपको सेंट्रल स्टेट के पावर में हो रहा है तब क्या लगेगा? स्पेशल मेजोरिटी 3 लगेगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में तब भी 3, और उसके बाद आर्टिकल 360 में तब भी क्या लगेगा? 3। तो सर ये चारों में से तो अब प्रियम्बल कहीं आ ही नहीं रहा है। जब कहीं आ नहीं रहा है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है तो कहाँ आएगा? यहाँ, कि सर चेंज तो होगा लेकिन राज्य से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और जब राज्य से पूछने की जरूरत नहीं पड़े तो स्पेशल मेजोरिटी 2। इसलिए आर्टिकल 368 में नो स्टेट रेटिफिकेशन मैंने क्या लिखवाया था? स्पेशल मेजोरिटी 2। कुछ बुझाया? रिपीट करते रहोगे तो समझ में आएगा, इसलिए लिख लो। प्रियम्बल में आपको लिखना, लास्ट में क्या लिखना कि यस प्रियम्बल में चेंज हो सकता है बाई स्पेशल मेजोरिटी 2। प्रियम्बल में चेंजेस हो सकता है बाई स्पेशल मेजोरिटी 2। ठीक है? तो प्रियम्बल जो है आपको दो दिन वर्ड परेशान करेगा, कहीं लक्ष्मीकांत में बार बार आएगा। एक आएगा जस्टिसिएबिलिटी और एक आएगा इन्फोर्सेबिलिटी। ठीक है, जस्टिसिएबिलिटी, इन्फोर्सेबिलिटी, ये आपको बता चुका हूं मैं, लेकिन फिर भी ऐसे समझ लेना कि सर जस्टिसिएबिलिटी का मीनिंग है कि सिर्फ प्रियम्बल के बेसिस पे कोई भी कानून ना तो बनाया जा सकता है ना ही इसको जजमेंट दिया जा सकता है। और इन्फोर्सेबिलिटी का मीनिंग है कि सिर्फ प्रियम्बल के बेसिस पे कोई भी कानून कभी भी लागू नहीं किया जा सकता है। तो प्रियम्बल इज नॉट जस्टिसिएबिलिटी नॉट इन्फोर्सेबिलिटी। कहने का मीनिंग प्रियम्बल के बेसिस पर ना तो जबरदस्ती कोई कानून बनाया जा सकता है और ना ही कोई कानून लागू किया जा सकता है, लेकिन जब प्रियम्बल प्लस कुछ एक्स हो जाए तब दोनों का पार्ट हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? पहले तो जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया वही लिखवाया, बस उसको टर्म खाली दे दिया है जस्टिसिएबिलिटी। कि जस्टिसिएबिलिटी का सिंपल मीनिंग है कि सिर्फ प्रियम्बल के बेसिस पे कोई कानून बनाया नहीं जा सकता और ना ही कोई कानून के जजमेंट दिए जा सकते हैं। और इन्फोर्सेबिलिटी का मीनिंग है कोई कानून लागू नहीं किया जा सकता। पहले यहाँ तक क्लियर है? प्रियम्बल का पूरा पार्ट एक बार रिवाइज करा देता हूँ, यहीं पे खत्म होता है प्रियम्बल।
तो सर आपको क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ प्रियम्बल के बेसिस पे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, ऐसा याद रखना है। लेकिन प्रियम्बल प्लस कुछ उसमें जुड़ गया तो सर बहुत कुछ हो जाएगा। सुन रहे हो? जोर से बोले ऐसा नो। अब लास्ट में पूरा प्रियम्बल बता देता हूं। प्रियम्बल में हमने क्या क्या पढ़ा, अलर्ट हो जाओ थोड़ा, 2 मिनट सुन लो फिर आगे बढ़ लेंगे। पीछे का पूरा पार्ट आप जाके रिवाइज कर लेना, फिजिकल ज्योग्राफी भी रिवाइज कर लेना, कल छुट्टी रहेगा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे। तो प्रियम्बल में आपको 2 चीज बताया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ 1946 गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू। आपको उसके बाद मैंने बोला कि प्रियम्बल को सोल, जेवेल, ताज, हॉरोस्कोपी ये सब कहते हैं, कुंडली वगैरह। आगे एडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। इनैक्ट कब हुआ, लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। SQDR सॉवरिन फ्रीडम फ्रॉम इन्फ्लुएंस, किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। क्या हम सॉवरिन हैं? यस, बट द वे वी आर सॉवरिन इज टोटली चेंज। दूसरा सॉवरिन के बाद सोशलिस्ट, सोशलिस्ट जिसमें संसाधन का पूरा हक सरकार के पास हो और सरकार ही वो उसका तय करे कि इस संसाधन का इस्तेमाल कहाँ करना है, सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट पूंजीवाद, जहाँ पे आपको पता है कि जितना आप ले सकते हो ले लो, उससे गरीब गरीब होते जाएगा, अमीर अमीर होता जाएगा। लेकिन कंपटीशन हाई होगा और जब कंपटीशन हाई हो तो प्रोडक्ट क्या होगा? अच्छा होगा, प्राइस भी क्या होगा? सस्ता होगा। लेकिन सोशलिस्ट में कंपटीशन कम होगा क्योंकि लोग सोचेगा कि जब हमको ऐसे ही मिल जा रहा है तो मेहनत करके कोई फायदा नहीं है। यहां तक क्लियर है? तो एक तरफ कैपिटलिस्ट, एक तरफ सोशलिस्ट। उसके बाद आते हैं क्या? सेकुलर। और सेकुलर में मैंने आपको 2 चीज बताया था, एक थीस्ट स्टेट, एक एथीस्ट स्टेट। एक ऐसा देश जिसका कोई ऑफिशियल धर्म हो, और ऑफिशियल धर्म हो कौन सा कंट्री है? सऊदी अरबिया। तो सऊदी अरबिया में जो भी चीज है वहां पे लॉ ग्रेटर देन रिलीजन है कि रिलीजन ग्रेटर देन लॉ है? रिलीजन ग्रेटर देन। वहां धर्म ही बड़ा है किससे? कानून से। लेकिन इंडिया में कौन सा बड़ा है? लॉ। लॉ इज ग्रेटर देन रिलीजन। और मैंने बोला सेकुलर का एक ही मीनिंग है कि जहां पे कोई ऑफिशियल धर्म नहीं हो, और ऑफिशियल धर्म नहीं हो लेकिन सब धर्म को बराबर प्रमोट किया जाए। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है, तो सब धर्म को बराबर प्रमोट किया जाए तो एक्टिव सेकुलर स्टेट। और जब सब धर्म को बराबर नहीं किया जाए प्रमोट तो क्या बोलेंगे? पैसिव सेकुलर स्टेट। यहां तक क्लियर? उसके बाद डेमोक्रेटिक, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट बता चुका हूं। रिपब्लिक, प्रेसिडेंट का इलेक्शन वाला पार्ट। यहां तक क्लियर है? आगे आया उसके बाद हमने इधर का देख लिया, जिसमें आपको सबसे पहले मैंने जस्टिस, उसके बाद इक्वालिटी, इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, ये वाला पार्ट आपका हो गया। जस्टिस में मैंने बोला था सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और कौन सा? पॉलिटिकल जस्टिस। यहां तक क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने फिर फ्रेटर्निटी देखा, भाईचारा, टुगेदरनेस का फीलिंग आना। उसके बाद आपको मैंने और क्या उसमें एक और वर्ड बोला था, इक्वालिटी। और इक्वालिटी का सिंपल मीनिंग है कि सबको बराबर का हक मिले, किसी को किसी भी तर्ज पे कोई बराबर का उसमें भेदभाव नहीं किया जाए। उसके बाद आगे मैंने बोला क्या सिर्फ प्रियम्बल के वजह से कुछ भी कर सकते हैं? नो, प्रियम्बल प्लस कुछ उसमें रहे तो हम उस पर सारा कुछ लगभग कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी? प्रियम्बल खत्म, नोट्स कंप्लीट करके रखिएगा। एक बार एटलस निकाल लीजिए, थोड़ा सा देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका का, फिर चलेंगे। चलिए।